Hello everybody, welcome to this revisionary video for CA Final Direct Taxes and International Taxation Batch। एक बार जल्दी जल्दी बता दो कैसे हो तुम लोग सब। ठीक है, भले ही सर रिकॉर्डेड वीडियो है लेकिन तुम्हारे दिल की आवाज तो मुझ तक आ गई कि सब बढ़िया चल रहा है। सर जल्दी जल्दी बता दो सर, रिवीजन में आज क्या कवर करने वाले हो। आज ना हम सर कैपिटल गेन रिवाइज कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो ना, आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। उम्मीद करूंगा फास्टेस्ट एवर तरीके से ना इस तरीके को रिवाइज करो। अगर आप सेकेंड टाइम देख रहे हो ना, वैसे फास्टेस्ट है, जल्दी जल्दी कर लेना। और अगर एग्जाम के एक दिन अगर आप कैपिटल गेन छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हो ना, ध्यान देना, इतना सुन के चले जाओगे ना, आराम से आप सारी चीजें कवर कर पाओगे। कोशिश रहेगी कि इस वीडियो खत्म करने के बाद एक दूसरा वीडियो लेके आऊं जिसमें सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूं, ताकि आप आराम से इस चैप्टर को ना दिलेरी से कंप्लीट करके आ पाओ। बिल्कुल भी छोड़ने का बिल्कुल भी अपने को नहीं सोचना। ठीक है, चैप्टर बड़ा है, अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा। अपनी सीट की पेटी आप बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। सेक्शन 45(1) बात करता है चार्जिंग सेक्शन। एनी गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। कहता है कोई भी अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हो ना, उस चीज का ट्रांसफर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा किस साल में, जिस साल में आप ट्रांसफर कराते हो। सर इसमें सबसे पहला सवाल क्या आता है, सर ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, सर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, और उसके अलावा सर कैपिटल गेन हेड क्या क्या होता है। हमको सबसे पहले देखना है सर कैपिटल एसेट क्या होता है। सर कैपिटल एसेट में ना तीन चीजें आती हैं, मेरे साथ देखो ध्यान से, तीन चीजें। एवरीथिंग कवर्ड इन कैपिटल एसेट, हर एसेट, कोई भी एसेट है ना, सब कैपिटल एसेट है। लेकिन ध्यान देना, सब एसेट्स में ना आपको चार चीजों को निकाल के रखना है। सबसे पहला सर स्टॉक इन ट्रेड, जितना भी स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस है ना, वो सारा का सारा आपको हटाना है कैपिटल एसेट डेफिनेशन से। उसके अलावा जितने भी मूवेबल पर्सनल एसेट्स है ना, जैसे कि कार हो गई, मूव कर सकती है, या फिर ज्वेलरी हो गई, ना 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 बाबा, ज्वेलरी को आप नहीं हटाओगे। मूवेबल पर्सनल एसेट सारे के सारे आपके हटेंगे। लेकिन सर कुछ कुछ मूवेबल पर्सनल एसेट में आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं हटाने। कौन कौन से? ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, ये सब के सब कैपिटल एसेट बन जाएंगे। तीसरी चीज कौन सी आपको हटानी है कैपिटल एसेट डेफिनेशन से? सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। और चौथी चीज आपको कौन सी हटानी है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर सेक्शन, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 वाले, या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट 2015 वाले। ये पूरा का पूरा कैपिटल एसेट डेफिनेशन से हट जाएगा। ध्यान देना, इसका जो भी इंटरेस्ट है ना सर, इस इंटरेस्ट को भी आपको एग्जाम्प्ट करा के चलना है। मैंने क्या बोला? तीन चीजें, सारी की सारी चीजें, उसमें से सारे के सारे एसेट, उसमें चार चीजें आपको निकालनी है। सेकंड चीज मैंने क्या बोली? जितने भी एफआईआई शेयर्स होल्ड करते हैं ना इंडिया में, वो सारे के सारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही आपको रखना है। आपको उसको स्टॉक इन ट्रेड कहीं से कहीं नहीं मानना। और तीसरी चीज याद रखना, जो भी यूलिप है ना, जिसके ऊपर 1010D का एग्जाम्पशन नहीं लगना, और 1/2/2021 के बाद इशू किया गया है, और उसका प्रीमियम पर एनम ना सर 2.5 लाख से ज्यादा का है, उसको आपको कैपिटल एसेट मान के चलना है। इसके कुछ एग्जांपल थे सर, टीवी, कार, मोबाइल, अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हो ना, ये कैपिटल एसेट नहीं होंगे। लेकिन यही अगर ज्वेलरी आप यूज कर रहे हो, पेंटिंग यूज कर रहे हो ना, ये कैपिटल एसेट होंगे, और इन सब पे कैपिटल गेन आपको लग जाएगा। कहते हैं अगर कार आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना, उस केस में ये पूरा का पूरा कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा, उस पर कैपिटल गेन लगा दिया जाएगा। कहते हैं कोई अगर बर्तन आप यूज कर रहे हो, सर सोने के बर्तन यूज करता हूं मैं, इट इज अ कैपिटल एसेट, ध्यान देना। लेकिन अगर आप सिल्वर के बर्तन यूज कर रहे हो ना, उसको पर्सनल इफेक्ट मान लेना, उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से हटा देना। सर ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? जितने लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पे बोलेंगे नोट्स भेजो, उतने लोगों को मैं पर्सनली नोट्स शेयर कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ ये नोट्स आपके बहुत 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 काम आने वाले, बस मेरे साथ बने रहो। सर हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि कैपिटल एसेट में सर ना रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता। सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन सा होता है? सर देखना, जो भी एरिया अर्बन एरिया नहीं होता सर, वो रूरल एरिया होता है। सर अब बात आती है अर्बन एरिया कौन सा होता है। सर अर्बन एरिया कौन सा होता है? जिस भी एरिया में ना सर म्यूनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड है ना, और उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 तक की है ना, उस एरिया को आप अर्बन एरिया मान लोगे। ध्यान देना, अगर पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख तक की है ना, तो उस एरिया के सराउंडिंग वाला 2 किलोमीटर का एरिया ना, वो भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर सर पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है ना, तो फिर उस एरिया के आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। और अगर आपकी पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा की, तो उस एरिया के आसपास का 8 किलोमीटर का एरिया आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। उसके बाहर जितनी जितनी जगह है ना, सब की सब अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगी। उसको जब भी आप बेचोगे ना सर, उसको हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानेंगे, कभी ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? सर हमने ट्रांसफर क्या बोला था? कोई भी अगर हम सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, रेलिंक्विशमेंट कर रहे हैं किसी भी एसेट का, सर रेलिंक्विशमेंट यानी अपने एसेट को जाने दिया। सर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एसेट, सर मेरे पास एसेट थे, कंपनी ने बायबैक कर लिया, एक्सटिंग्विश हो गया मेरा राइट इन दी कंपनी, सर वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। कहते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, मैंने श्रद्धा को गिफ्ट किया, श्रद्धा को गिफ्ट किया नहीं सर, सरकार मेरे से लेके चली गई, सर सरकार मेरे से लेके चली गई जमीन, मेरे पास जमीन थी, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। कहता है कोई भी एसेट को ना अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ज्वेलरी थी 2 किलो, 2 किलो ज्वेलरी को टुकड़े करवा के मैंने ज्वेलरी बनाना चालू कर दिया और बेचना चालू कर दिया,
सर उस कन्वर्जन को भी आप कैपिटल एसेट मानोगे या फिर ट्रांसफर मानोगे। ध्यान देना, अलाउइंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपने दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मेरा घर ले लो, रजिस्ट्रेशन 5 साल बाद करवाना, पेमेंट 5 साल बाद करवाना, लेकिन अभी तुम रख लो उसको, उस चीज को भी ना सर मैं ट्रांसफर मान लूंगा। उसके अलावा कहता है एनी ट्रांजैक्शन व्हिच हैज इफेक्ट ऑफ इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां मेरे पास ओनरशिप तो नहीं आ रही है, लेकिन ना मैं प्रॉपर्टी को ढंग से यूज कर सकता हूं ना, उसको भी मैं कैप ट्रांसफर मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब मेरे पास ना ओनरशिप नहीं आती है, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं घर को यूज कर सकता हूँ, जब भी मैं घर को बेचूंगा ना, उस केस में ट्रांसफर मान लिया जाएगा, उसको कैपिटल गेन मानना पड़ेगा। और लास्ट में कहता है रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सर रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड में जो भी हमारा फेस वैल्यू रहता है और इशू प्राइस रहता है, जो भी दोनों का डिफरेंस होता है ना, वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाता है, उसको हम इंटरेस्ट नहीं मानते। ये चीज हम आईएफओएस में वापस पढ़ लेंगे। इसके अलावा सर बेस्ड ऑन अबव एडिशंस, बेस्ड ऑन अबव डेफिनेशंस, कुछ चीजों को ना हमने एडिशनली कैपिटल एसेट माना हुआ है। सर कहता है अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस मिल जाता है, वो भी कैपिटल, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। फिर कहता है अगर सर कोई एसेट ना पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है या फिर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को देता है ना, उस केस में भी अपने को ट्रांसफर मानना पड़ेगा। सर लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अगर कोई कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कायदे से ना जब लिक्विडेशन हो रहा है तो शेयर होल्डर्स के राइट्स एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, तो ये भी अपना ट्रांसफर बन जाएगा। सर बायबैक किया, सर बायबैक में मेरे शेयर्स का राइट रिलिंक्विश हो गया ना, ये भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा। सर स्लम्प सेल में मैं अपनी कोई भी अंडरटेकिंग बेच रहा हूँ, सर मेरे पास दो अंडरटेकिंग थी, एक होलसेल एक रिटेल, मैंने रिटेल वाली किसी को बेच दी, उसको सर स्लम्प सेल बोलते हैं। स्लम्प सेल को भी हम ट्रांसफर मानेंगे। कहते हैं अगर आप ट्रांसफर उसको भी बोलोगे जो डिस्पोज ऑफ किसी चीज को कर रहे हो, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। सर किसी चीज को पार्ट कर रहे हो, उसको भी ट्रांसफर मानेंगे। सर अगर उस एसेट में ना कोई इंटरेस्ट क्रिएशन कर रहे हो ना, उसको भी मैं ट्रांसफर मानूंगा। ये अगर डायरेक्टली करता हूं तो भी ट्रांसफर माना जाएगा। सर इनडायरेक्टली करता हूं तो भी ट्रांसफर माना जाएगा। सर इनडायरेक्टली याद करो कौन सा हमने पढ़ा था सर, वोडाफोन पीएलसी का केस लॉ पढ़ा हुआ था। वोडाफोन पीएलसी के केस लॉ में क्या किया था हमने सर, कि शेयर्स ऑफ कंपनी, इंडियन कंपनी इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जा रहे थे, उसको भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। आप कंडीशनली करो, अनकंडीशनली करो, एग्रीमेंट से करो, विदाउट एग्रीमेंट करो, सर कैसे भी करोगे, इन सबको हम ट्रांसफर मान लेंगे, इन सब पे कैपिटल गेन लगा देंगे। ओके सर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर बात हो गई सर टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। सर कितने कितने टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं, एक बार जल्दी जल्दी मेरे को लिख के बताओ, मैंने पेन रख दिया, जल्दी लिख के बताओ। सर दो टाइप के एसेट होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सर जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं उन सब पे जो भी कैपिटल गेन होता है ना सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं उन सब पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। ध्यान देना सर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे निकालते हैं, आपको कैटेगरी ऑफ एसेट्स दे रखे हैं सर, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी पे ना आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 1 साल से ज्यादा का है आप लॉन्ग टर्म मान लेना, अगर 1 साल तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना सर, आप उसको शॉर्ट टर्म मान लेना। अगर आप कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज अपने पास होल्ड करते हो ना, ध्यान देना लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उसके अलावा या फिर इक्विटी ओरिएंटेड कोई म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हो, या फिर जेडसीबी होल्ड कर रहे हो, या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई होल्ड कर रहे हो, अगर आपने 1 साल तक के लिए होल्ड किया ना सर, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 1 साल से कम के लिए होल्ड किया है ना सर, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म हो जाएगा। सर अगर आप अब ऊपर की सिक्योरिटीज के अलावा सर कोई भी सिक्योरिटीज नीचे होल्ड कर रहे हो ना, शेयर्स के नाम पे, सर शेयर्स कोई भी होल्ड कर रहे हो ना अदर देन अब, उस केस में आपको 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी है, और रिमूवल प्रॉपर्टी के लिए में 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी है। अगर सर 2 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। सर उसके अलावा इन सब के अलावा ना सर जो भी एसेट है इस दुनिया में, जितने एसेट है सब में पकड़ लो सर 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग आप रख रहे हो ना तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, अदरवाइज वो पूरी तरह से शॉर्ट टर्म बन जाएगा। फिर हमने बात की थी सर एग्जाम ट्रांसफर की, इसको लास्ट में करवाते हैं। पहले हम बात करते हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे होता है, सर जितना जितना आपने कंसिडरेशन मिला वो अपने को लेना है, उसमें से सारे के सारे ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जितने भी ब्रोकरेज है सर वो माइनस कर देनी है। ध्यान देना उससे क्या आ जाएगा, हमारा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें से आप माइनस करोगे क्या सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, ये आप माइनस कर देना। और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे, इसको माइनस कर देना। जो भी वैल्यू आ जाएगा ना सर, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। ओके सर, ध्यान देना। फिर हमने बात की थी सर हमको इन सब में क्या क्या पढ़ना है, अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी पढ़ना है, अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ना है सर, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा सर प्रोवाइजो पढ़ने सेक्शन 48 के। सर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन है, इसी के प्रोवाइजो देख रहे हैं सर, कंप्यूटेशन में क्या क्या प्रोवाइजो लगते हैं इस चीज का ध्यान देना। सेकंड प्रोवाइजो कहते हैं कभी भी ना अगर लॉन्ग कैपिटल एसेट है ना, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्सेशन करोगे, यानी अगर सर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है ना, उसकी कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे जिस साल में खरीदा था उस साल के इंडेक्स नंबर से, मल्टीप्लाई करोगे जिस साल में ट्रांसफर हो रहा है उस साल के इंडेक्स नंबर से, जो फिगर आ जाएगा ना सर, वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। आपको क्या इन्फ्लेशन का बेनिफिट दे रहा है, सेम टू सेम गोज विद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में ना कोई इंप्रूवमेंट करवा रखा है ना, उस इंप्रूवमेंट को भी आप इंडेक्सेशन करोगे, जिस साल में इंप्रूवमेंट करा है उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जिस साल में आपने ट्रांसफर किया। एक बात का ध्यान देना दोस्त, अगर एसेट ना आपने 1/4/2000
21 से पहले खरीदा हुआ है ना, उस केस में सर आप इंप्रूवमेंट कैसे निकालोगे, इंडेक्सेशन कैसे निकालोगे? सर आप एफएमवी उठा लेना 1/4/2021 की, उसको कंपेयर करना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, व्हिचएवर इज हायर वाला अमाउंट है ना, व्हिचएवर इज हायर वाला अमाउंट है ना, उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेना। ध्यान देना, अगर यही अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ध्यान देना, अगर एसडीवी अवेलेबल है ना, तो कभी भी ना फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर एसडीवी अवेलेबल नहीं है ना सर, फेयर मार्केट वैल्यू आपकी जो दी गई वो दी गई। ध्यान देना कभी भी, क्यों हम ये क्लॉज ला रहे हैं, एक बार ये भी बता दे रहा हूँ सर, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी अवेलेबल है, लोग जबरदस्ती अपनी फेयर मार्केट वैल्यू इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे। फेयर मार्केट वैल्यू जहां उन्होंने इन्फ्लेट कर ली ना, वहां उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगी, वहां कैपिटल गेन कम हो जाएगा। इसलिए सर इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में अगर एसडीवी अवेलेबल है तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी एसडीवी ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर एसडीवी अवेलेबल नहीं है तो सर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी डिराइव्ड है ना, वो चल जाएगी। ध्यान देना, अपने पास जो इंडेक्स नंबर है ना सर, सन 2000 प्रीवियस ईयर 1-2 से अवेलेबल है। इसके पहले जितने भी एसेट्स है उनमें क्या करेंगे सर, हमने ऊपर पढ़ लिया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 हम ले लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे, विचेवर इज हायर वाला ले लेंगे। ध्यान देना, 1/4/2001 के पहले जितनी भी आपने इंप्रूवमेंट कर रखी ना, उसको आपको इग्नोर करना है। सर क्यों इग्नोर करना है? सिंपल सी बात है ना, जितना भी हमने कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हमने एफएमवी उठाई थी ना 1/4/2021 की, उसमें सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो चुकी होंगी। ठीक है सर, अपने कोई बात समझ में आ गई। फिर सर हमने बात की थी फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बात करता है? फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि सर अगर कोई भी फॉरेनर, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी अगर इंडिया के शेयर्स में या डिबेंचर्स में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, या किसमें इन्वेस्टमेंट करता है सर, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करता है ना, ध्यान देना वो सारा का सारा जो आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, फॉरेन करेंसी में करने वाले हो। अगर आप इंडियन शेयर्स खरीद रहे हो ना, पहले उस इंडियन शेयर्स की वैल्यू को उस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे। सेल के टाइम पे जितने भी वैल्यू हो रही है ना सर, उस सेल को भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, और जितना भी कैपिटल गेन है ना सर, वो भी फॉरेन करेंसी में निकालोगे। फिर उस फॉरेन करेंसी वाले कैपिटल गेन को आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे। सर कन्वर्जन रेट क्या क्या होंगे? जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एवरेज ऑफ बाइंग और सेलिंग प्राइस एज ऑन द एक्विजिशन डेट, जिस दिन खरीदा उस दिन के बाइंग और सेलिंग प्राइस का एवरेज से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे। सर सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे सर? एवरेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर आप ले लोगे। सर कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? सर जैसे ही आपको फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन आ गया ना, उस फॉरेन करेंसी से सर कैपिटल गेन को कन्वर्ट करने के लिए सर बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जिस साल में भी ट्रांसफर हो रहा है ना, उस साल में एसएससी नॉन रेसिडेंट होगा ना, तो उसको इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान देना कि ऊपर जो हमने इंडेक्सेशन की बात की ना, सेकंड प्रोवाइजो सेक्शन 48, उस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपको फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिल रहा है। ऑल इन ऑल हो क्या रहा है सर, हम जितने भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट है ना, वो नहीं देना चाहते। जितना भी लॉस हो रहा है ना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस कारण सर, हम उस पर आपको टैक्स नहीं भरेंगे। एक्चुअल जितना भी उसमें गेन हो रहा है ना प्रॉपर्टी में, या फिर जितना भी शेयर्स में गेन हो रहा है, सिर्फ उसी पे टैक्स करना चाहते हैं। ओके सर, ये बात क्लियर हो गई। सर थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, सर फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप 112 वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। तुम्हारे सामने केस आएगा, एक नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा था, नॉन रेसिडेंट लिस्टेड शेयर्स खरीद रहा था। उस केस में ना सर आपको फर्स्ट प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करना। सर क्यों कैलकुलेट नहीं करना? क्योंकि थर्ड प्रोवाइजो कहता है अगर आप लिस्टेड शेयर्स में अगर डील कर रहे हो ना, भले वो नॉन रेसिडेंट डील करे, उसको फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको ये बात समझ में आ गई? सर कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ प्रोवाइजो क्या बोलता है सर? नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में आपको कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन दो केस में आपको मिल जाएगा। सर कौन कौन से दो केसेस? सर अगर कोई भी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है या फिर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स है। सर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की डिटेल्स यहाँ दे रखी है। क्या कहता है सर, अगर इंडिविजुअल अगर मेच्योरिटी तक होल्ड करता है, इंडिविजुअल अगर मेच्योरिटी तक होल्ड करता है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, सर वो कैपिटल गेन नहीं होता। सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग हम लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। कहता है अगर मेच्योरिटी के से पहले अगर ट्रांसफर कर लेता है बिफोर मेच्योरिटी, सर कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए, लेकिन ध्यान देना इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं सर? इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कभी भी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का नहीं मिलने वाला, लेकिन सर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सर इंडेक्स, यहाँ पे अगर आप मेच्योरिटी से पहले ट्रांसफर कर लेते हो ना सर, कैपिटल गेन तो लगेगा लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा अपने को। सर कोई भी और एसएससी अगर बेचता है ना किसी भी टाइम पे, मेच्योरिटी के टाइम पे बेचे या फिर मेच्योरिटी से पहले बेच ले, सर कैपिटल गेन लग जाएगा लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो जाएगा। सर इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट हमेशा नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी आपकी स्लैब रेट है। सर फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कहता है फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस इन केस ऑफ आरडीबी शैल बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ आरडीबी इन इंडियन कंपनी। कहता है अगर कोई फॉरेन पर्सन इंडियन आरडीबी में पैसे लगाता है, तो इंडियन आरडीबी में जो भी फॉरेन फ्लक्चुएशन के कारण उसको नुकसान होना है, उसको हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जितना एक्चुअल गेन है ना आरडीबी, सिर्फ उसी पे टैक्स लगाएंगे, हम फॉरेन फ्लक्चुएशन पे नहीं, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन पे नहीं लगाने वाले। सर सिक्स प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 क्या बात करता है? सर क्या बात करता है? एफएमवी ऑन द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ ईसॉप। जब भी सर ईसॉप अलॉट होते हैं ना एम्प्लॉय को, सर जो भी एफएमवी रहते हैं उस दिन पे जो एफएमवी है हम उसको मानेंगे कि कंपनी के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हम एम्प्लॉय के लिए उतनी मानेंगे। सर क्यों मान रहे हैं सर? क्योंकि एम्प्लॉय को जो मिल रहा है ना, खून पसीने कमाई है सर, वो कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है। सर कायदे से कायदे से अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट एग्जाम ट्रांसफर होता है, लेकिन ये गिफ्ट नहीं, एम्प्लॉय की खून पसीने कमाई है। इसलिए सर हम इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एम्प्लॉय को दे देंगे जितना भी एफईओसी है कंपनी के लिए।
ठीक है सर, 7 प्रोवाइजो कहता है सर आप कभी भी एसटीटी पे करो परचेज सेल पे सिक्योरिटी में ना, वो कभी भी कैपिटल गेन का हिस्सा बनने ही नहीं वाली, कैपिटल गेन का हिस्सा नहीं बनने वाली। सर आप कभी भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से माइनस नहीं करोगे एसटीटी, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं करोगे एसटीटी, सर उसके अलावा आप ट्रांसफर एक्सपेंसेस में भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने वाले एसटीटी का। ध्यान देना इस चीज का, आप ये कोई भी एसटीटी का ट्रीटमेंट नहीं करोगे सर। लेकिन ये अगर हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो सर तब एसटीटी का डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 37 में, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं, हम पीजीबी के रिवीजन में उसको पढ़ लेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं ध्यान से देखना राजा, हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमने सीख लिया, पर सर हमने देख लिया कैपिटल गेन के लिए सेक्शन प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। मेरे साथ बने रहो, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, बस मेरे साथ एनर्जी बनाए रखो। क्या बोल रहा है वो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं सर, 3 केसेस में ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालना है। नॉर्मली क्या होता है ना, जितना भी सेल्स अमाउंट है ना, जितना भी सेल्स अमाउंट है ना, या जितना भी अमाउंट रिसीव्ड है या फिर अक्रूड है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, जितना भी सेल्स अमाउंट है ना, उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे। लेकिन सर 3 केसेस में ना अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्शन 50 से क्या कहता है सर, अगर कभी भी ना, अगर कभी भी आप लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो, लैंड और बिल्डिंग बेचते टाइम ना अगर कभी भी एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसीडरेशन, उस केस में एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बन जाएगी। लेकिन कहता है कि सर एसडीवी इज लेसर देन 110% ऑफ द कंसीडरेशन, उस केस में कंसीडरेशन ही अपनी एफपीओसी बन जाएगी। एक एग्जांपल दे रखा है सर, 11,20,000 की अपनी एसडीवी है, एसेट सोल्ड किया सर एक 10 लाख रुपए का। सर एक बात बताओ 110% कितना होता है, 11 लाख होता है ना, एसडी 110% से ज्यादा है ना, उस केस में जितनी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है सर 11,20,000 सर हो जाएगी। एक बार रोक के यहाँ देख लेने इस एग्जांपल को। सर अगर मेरे को लगता है ना कि सर मेरी जो एसडीवी है ना वो गलत है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ एसडीवी से, मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाऊंगा। सर वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी एसडीवी निकालेगा ना, अगर वो एसडीवी मेरी पुरानी एसडीवी से ज्यादा की है, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर की एसडीवी को इग्नोर करके जो पुरानी वाली एसडीवी है सर उसको कंसिडर कर लूंगा। लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने लेसर एसडीवी निकाली अब, तो मैं वैल्यूएशन ऑफिसर की एसडीवी ले लूंगा। सर एक बात की, सर अगर मैंने आज एग्रीमेंट कर लिया और रजिस्ट्रेशन सर 1 साल बाद करा रहा हूँ, सर एक बात ना एसडीवी में कौन सी वाली बोलूंगा। सर अगर एग्रीमेंट के दिन ना मैंने कुछ रुपए अगर सर अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर कुछ भी पेमेंट कर दिया है ना, उस केस में सर एग्रीमेंट वाली एसडीवी लूंगा। सर बाकी सारे केसेस में सर रजिस्ट्रेशन वाली एसडीवी लूंगा। इस तरीके से 50 सी में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालते हैं। सर अनलिस्टेड शेयर्स के लिए सर कैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालते हैं, कहता है कि सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या तो एफएमवी होंगे या तो सेल प्राइस होगी, व्हिचएवर इज हायर। सर नॉट एप्लीकेबल, उसको ये प्रोविजन उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिन कंपनीज का सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड कर रखा है सीजी ने। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। सर बाकी सारे एसेट्स के लिए सर जिसमें सेल्स प्राइस डिटरमिनेबल नहीं है, सर सेल्स प्राइस डिटरमिनेबल नहीं है, उस केस में क्या करेंगे सर, हम एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ले लेंगे सेल्स कंसीडरेशन। यही बात आपको समझ में आ गई। सर हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में ना हमने सेल्स कंसीडरेशन देख लिया, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने जा रहे हैं। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मली क्या होता है ना, परचेज प्राइस जितना भी आप पे करते हो ना, सारे के सारे परचेज प्राइस प्लस उसमें जितने आप खर्चे पेयर कर रहे हो ना, उसको क्लियर टाइटल ऑब्टेन करने के लिए। क्लियर टाइटल क्या होता है सर, अगर मेरे पापा ने मान लो मेरे लिए घर ले रखा, अपने लिए घर ले रखा था, लेकिन सर उसमें लोन ले लिया था उन्होंने और लोन में डिफॉल्ट कर दिया, और अगर मैं उसको चुकती कर रहा हूँ ना तो मेरे लिए वो क्लियर टाइटल ऑब्टेन के चार्जेस हो जाएंगे, उसको मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बना सकता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आएगा सर एसटीटी को आप इंक्लूड नहीं करोगे, कि नॉर्मल केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। ध्यान देना आपको स्पेशल केसेस में सर क्या लोगे, स्पेशल केसेस में क्या कहता है कि सर अगर आपको ना कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन में क्रॉस एसेट मिला है जो कि पहले एग्जाम था, फॉर एग्जांपल मेरे को गिफ्ट मिला, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानोगे सर, पुराने वाले ओनर का आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उठा लेना, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सर जितना भी ट्रेडमार्क है, गुडविल है, ब्रांड नेम है, बिजनेस और प्रोफेशन है, सर राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल, कोई भी पेटेंट कॉपीराइट है, सर राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस है, या फिर टेंडेंसी राइट, लूम राइट्स है, लूम आवर्स है, रूट परमिट्स है, या कोई भी अदर ऐसा कोई राइट है ना आपके पास, अगर सेल्फ जनरेटेड ना सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप उसको निल मानना। लेकिन अगर सर परचेज कर रखा है तो उसके लिए आप परचेज प्राइस ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेना। ध्यान देना आपको बेनिफिट ऑफ एफएमवी अंडर सेक्शन बेनिफिट ऑफ एफएमवी 1/2021 का आपको मिल जाएगा इन सारे के सारे एसेट में, सारे के सारे एसेट मिल जाते सर, लेकिन इन केसेस में आपको नहीं मिलने वाला। कैसे मिलेगा सर, सोचने वाली बात है सर, इन सब चीजों की एफएमवी तो निकाल भी नहीं पाओगे ना, तो सीधे कहता है कि बेनिफिट ऑफ एफएमवी आपको नहीं मिलने वाला। ध्यान देना जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और ट्रेडमार्क फॉर द प्रोफेशन है ना, इसमें आपको कोई भी अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेके चलनी है। ठीक है सर कोई बात नहीं, इसमें देख लिया हमने। सर डेप्रिसिएशन की बात की, सर डेप्रिसिएशन अगर कोई एसएससी क्लेम करता है ना, अगर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट पे ना अगर कोई एसएससी कैपिटल गेन निकालना चाहता है ना, कैसे निकालेगा, जितना भी सर कॉस्ट, जितना भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उनमें से जितना भी डेप्रिसिएशन आप माइनस कर चुके हो, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है ना सर, उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाओगे, उसके ऊपर सेल्स वैल्यू का डिफरेंस जो भी होगा ना वो कैपिटल गेन मानना पड़ेगा। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। सर ये कॉन्सेप्ट ना हम ब्लॉक ऑफ एसेट में बाद में वापस पढ़ेंगे जब पीजीबी पढ़ते हैं, अभी आप मानो कि एक ही एसेट है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। सर बोनस में क्या करना है, सर अगर आपको बोनस 1/4/2021 के पहले मिला है ना, तो 1/4/2001 के पहले मिला है ना सर, 1/4/2001 की एफएमवी आप उठा लेना, सर एफएमवी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कहता है अगर 1/4/2001 के बाद मिला है सर, बोनस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप निल मानना। लेकिन ध्यान देना कि सर अगर आपको किसी एसेट पे बोनस मिला हुआ है जो कि 112 की सिक्योरिटीज में कवर होते हैं ना, ध्यान देना उस केस में सर आपको 31 जनवरी 2018 की जो ग्रैंड फादरिंग वैल्यू ना सर, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, एफएमवी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
सर राइट शेयर में क्या कहता है? सर राइट शेयर अगर आपने डायरेक्टली एसएससी ने खरीद रखे हैं ना, जितना भी अमाउंट कंपनी को पे किया उतना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो। लेकिन अगर सर मैंने रिनाउंस कर दिया तो जितना भी मेरे को पैसा मिल रहा है ना रिनाउंसमेंट का, सर वो मेरे लिए कैपिटल गेन लग जाएगा। ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि सर 15 दिन से ज्यादा कभी आपको टाइम मिलने वाला नहीं। जो भी खरीद रहा है सर उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी? जो रिनाउंसमेंट प्राइस उसने पे की है बायर ने, प्लस उसने जो अमाउंट कंपनी को पे किया ना सर, वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सर स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सर मैंने जो भी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, सर वो मेरी मान ली जाएगी। जो भी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेना। सर डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? ऊपर हमने पढ़ लिया सर, डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट आपको माननी पड़ेगी। कोई भी एसेट अगर आप 1/4/2021 के पहले खरीद रहे हो ना, ध्यान देना आप एफएमवी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा 1/4/2021 का। उसके अलावा जितनी परचेज प्राइस ऑफ द प्रीवियस ओनर एक्चुअल ओनर व्हिचएवर इज हायर, आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। फिर कहता है अगर कोई भी डीमर्जर होता है उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे मानोगे? सर डीमर्जर केस में कैसे मानोगे? सर जितने भी रिजल्टिंग कंपनी को आप एसेट दे रहे हो ना वर्सेस आपके नेटवर्थ बिफोर डीमर्जर, जो भी आपकी नेटवर्थ है ना, उसको आप डिवाइड कर लोगे कितने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी से, इससे आपकी कितनी आ जाएगी सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ डीमर्ज कंपनी। ये भी सर हमने क्वेश्चन देखा हुआ था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ध्यान दो, फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर्स हैं, रिलायंस के शेयर 900 रुपए के ट्रेड 900 रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं। सर 1/10 अगर आप शेयर अगर 1/10 ऑफ द नेटवर्थ आप जियो को ट्रांसफर कर दे रहे हो तो 1/10 जियो की प्राइस नहीं हो जाएगी, यानी रिलायंस की प्राइस 810 हो जाएगी, जियो की प्राइस 90 रुपए हो जाएगी। ऐसे अपने को निकाल के चलना पड़ेगा। सर कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेशल केसेस, सर स्पेशल केसेस में दो टाइप के स्पेशल केसेस होते हैं। एक स्पेशल केस होते हैं सर एक्सेप्शंस, जो सेक्शन 45(1), यानी सर जितने भी सेक्शन 45(1) के एक्सेप्शंस है ना, वो सेकंड है अदर्स। सर ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। सर एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1) क्या कहता है? सर नॉर्मली क्या होता है ना, ट्रांसफर जिस साल में होता है ना उस साल में कैपिटल गेन आपके हाथ में टैक्स लग जाता है। लेकिन इन चार केसेस में ना सर ट्रांसफर अलग साल में होता है लेकिन कैपिटल गेन अलग अलग साल में लग जाता है। पहला क्या कहता है सेक्शन 45(1) में इंश्योरेंस रिसीव फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट आज डिस्ट्रॉय हो गया, सर आज ही मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगा दोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। जिस साल में मेरे को कॉम्पनसेशन मिलेगा ना उस साल में मैं कैपिटल गेन लगाऊंगा। ध्यान देना कि जितना भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है ना वो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। ध्यान देना इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे। इंडेक्सेशन कब तक करोगे? सर जिस साल तक ट्रांसफर हो रहा है ना, जिस साल तक डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना उस साल तक का इंडेक्सेशन करोगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कब तक देखोगे? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी एक्सपीरियंस से लेकर डिस्ट्रक्शन तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखूंगा। जितना भी मेरा आंसर आ जाएगा ना उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बांट के सर मैं अपना कंसिडर कर लूंगा। देखना सर ट्रांजैक्शन जिस साल में डिस्ट्रक्शन है उस साल में ट्रांसफर मानेंगे, लेकिन सर कैपिटल गेन उस साल में लगेगा जिस साल में अपने को इंश्योरेंस रिसीट मिल रही है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। सर मेरे पास जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था, मैंने उस पर घर बना दिया, मैंने सोचा इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखूंगा, लेकिन अब मेरा वो घर का कोई काम नहीं है, मैं उसको रेगुलरली बेचता जा रहा हूँ, फ्लैट्स को बेचता जा रहा हूँ। जिस दिन मैंने सोचा ना कि मैं उसको स्टॉक एंड ट्रेड बनाऊंगा उस दिन मेरे को ट्रांसफर मानना पड़ेगा, उस दिन मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन टैक्स कब भरना पड़ेगा? सर जिस साल में वो मेरी स्टॉक एंड ट्रेड सेल हो रहा है ना उस साल में मेरे को बेचना पड़ेगा। सर मेरे लिए कैपिटल गेन कितना होगा? सर जिस दिन मैं ट्रांसफर करूंगा उस दिन मेरा कैपिटल गेन फिक्स हो जाएगा। कितना सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालोगे? सर एफएमवी ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन, जिस दिन मैंने बिल्डिंग को कन्वर्ट करा ना उस दिन की एफएमवी आप उठा लेना, वो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनाऊंगा? जो जिस टाइम मैंने बिल्डिंग लैंड खरीदी थी ना प्लस उसमें जो इंप्रूवमेंट करा है सर उसमें मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लूंगा। इंडेक्सेशन सर कब तक करूंगा? सर जिस दिन मैं ट्रांसफर करूंगा, यानी जिस दिन मैं कन्वर्ट करूंगा उस दिन तक इंडेक्सेशन करूंगा। उसके अलावा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे निकालेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक देखेंगे? जब से खरीदा वर्सेस जब तक आपने कन्वर्ट किया, ये कैपिटल गेन का कंसेप्ट हो जाएगा। सर पीजीबीपी आपको कब तक करना है? सर पीजीबीपी जब वो सेल होगा, जितने में सेल होगा वो मेरे सेल्स वैल्यू हो जाएगी। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बनेगी? सर जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू ना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ये मेरे को ध्यान देके चलना है। ध्यान देना अगर मैंने 10 फ्लैट बना रखे हैं और मैंने 2 ही बेचे ना तो सर 2 के हिसाब से कैपिटल गेन लगेगा, यानी 2/10 पे ही मेरे को कैपिटल गेन लगेगा। इस चीज का ध्यान देना कि प्रोपोर्शनेट स्टॉक अगर सेल हो रहा है तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ही टैक्सेबल होता है। सर अमाउंट कितना बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। और ध्यान देना एक फाइनल चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, सेक्शन 54 इसी का जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, एक बात बताओ, मैंने आज सिर्फ कन्वर्ट कर दिया एसेट को तो मेरे हाथ में आज कैपिटल गेन नहीं लग रहा, लेकिन सर मेरे को कैपिटल गेन अपना बचाना है तो मैं कब बचाऊं? 54 इसी का एग्जाम्पशन चाहिए, मैं कैसे लूं? आज तो मेरे को पैसे आए ही नहीं। जब एसेट बेच दोगे ना, जब आप एसेट को बेच दोगे ना उस टाइम से 6 महीने की डेट देख लेना आप, तब आपको सेक्शन 54 इसी का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी 6 महीने की जो टाइम लिमिट है ना फॉर 54 इसी, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से नहीं देखना, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड से देख के चलना है आपको। ये बात ध्यान रख के चलनी है, एग्जाम में आपके ऊपर क्वेश्चन दिख सकता है इसके ऊपर। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। कंपल्सरी एक्विजिशन अंदर एनी लॉ, मेरे पास घर पड़ा हुआ था, सरकार ने बोला यहाँ से रेलवे बनेगा, सरकार ने मेरी जमीन ले ली, कहता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ शैल अमाउंट टू ट्रांसफर एंड शैल बी टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन। जिस साल में कंपनसेशन मिलेगा ना उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। सर होता क्या है ना, कंपनसेशन कई बार किश्तों में मिलती है, जो भी इनिशियल कंपनसेशन है ना सर आपकी पूरी की पूरी कंपनसेशन ना उस साल में टैक्सेबल हो जाएगी। सर कैसे टैक्सेबल होगी? जितनी भी इनिशियल एंटायर इनिशियल कंपनसेशन है इसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानो। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो। सर इसमें भी इंडेक्सेशन कब तक करोगे? जब से खरीदा से लेके जब तक आपका एसेट एक्वायर हो गया उस डेट तक इंडेक्सेशन करना है।
इंप्रूवमेंट भी तब तक के लिए करना है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी उसी के बेसिस पे निकालना है जिस डेट तक आपका एसेट अक्वायर हो उस डेट तक का आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। सर बाद में क्या हो सकता है, सर आपको इनहैंस कंपनसेशन मिल रही है, सर पहले ही आपसे कैपिटल गेन ले लिया गया ना, अब क्या करेंगे सर, जितनी भी इनहैंस कंपनसेशन है उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन मान लो, जितने भी लिटिगेशन एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो, जो भी हमारा आंसर होगा ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। याद रखना जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आया ना उसका सेम टू सेम नेचर अपना इनहैंस कंपनसेशन का भी होगा, ध्यान देना इसका सेम नेचर होने वाला है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। कहता है अगर कोई भी एनहांस कंपनसेशन मिले ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कब टैक्सेबल होगी, सर जिस साल में फाइनल ऑर्डर पास होगा। फॉर एग्जांपल एनहांस कंपनसेशन मिलने वाली है, मेरे को 1 करोड़ की एनहांस कंपनसेशन मिलने वाली है, मैं चाहता हूं 1 करोड़ की मिलने वाली है, लेकिन सरकार ने बोला ना कि अभी तुम 10 लाख तो रख लो बाकी 90 लाख बाद में दे दूंगी, लेकिन कहता है कि 90 लाख जिस साल फाइनल ऑर्डर पास होगा ना 1 करोड़ का उस साल में टैक्सेबल होगा, आपके लिए अभी टैक्सेबल नहीं होने वाला। कहता है जितना भी इंटरेस्ट है ऑन लेट कंपनसेशन वो टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओ साइड में, सर ध्यान देना, लेकिन उस इंटरेस्ट पे ना 50% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57। कहता है अगर 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 कंपनसेशन कभी भी रिड्यूस करता है ना कोर्ट में, कोर्ट अगर कंपनसेशन को रिड्यूस करता है ना उस केस में क्या होगा सर, रेक्टिफिकेशन आपका फाइल होगा और उस केस में आपका इफेक्ट भी चेंज किया जाएगा, आपका डिडक्शन कम कर दिया जाएगा। फिर कहता है अगर कोई भी कैपिटल गेन अराइजिंग ड्यू टू इंडिविजुअल और एचयूएफ ड्यू टू कंपल्सरी एक्वायरिंग ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शैल बी एग्जेम्प्ट। कहता है अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ के पास ना अगर मेरे पास कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड रखी हुई है और वो मेरे से एक्वायर कर लेगी कंपल्सरी और जो कंपनसेशन है वो आरबीआई दे रहा है, सर उस केस में ना मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना दोस्त मेरे को कम से कम ना 2 साल के लिए वो एग्रीकल्चर लैंड यूज की हुई होनी चाहिए अपने लिए, अदरवाइज मेरे को एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। कहता है अगर कभी भी ना मैं कलेक्टर के पास जाता हूँ, अगर मेरी जमीन एक्वायर कर ली गई, मैं कलेक्टर के पास गया कि हे कलेक्टर मेरे को कंपनसेशन बढ़ा के दे दो, क्या इसका मतलब ये होगा क्या कि मैंने वॉलंटरी सेल कर ली? नहीं बाबा, मैंने वो कलेक्टर के पास इसलिए गया क्योंकि कंपनसेशन ज्यादा मिले, मैं मान के बैठा था कि वो एक्वायर तो हो गया लेकिन वो कंपनसेशन ज्यादा मिले इसलिए मैं कलेक्टर के पास चला गया ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैंने वॉलंटरी सेल की है, इसका मतलब सिंपल वो मेरा माना जाएगा कि वो मेरा कंपल्सरी एक्विजिशन ही है। कहता है अगर कोई भी डेथ ऑफ द ट्रांसफर होता है, जितनी भी एनहांस कंपनसेशन है ना वो सारे के सारे टैक्सेबल होती है उन लोगों के हाथ में जिनको मिल रही है। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी भी आपको कंपनसेशन अंडर सेक्शन 96 ऑफ द आरएफसीटी एलएआरआर एक्ट में मिल रही है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसफरेशन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, अगर इसमें अगर आपको सेक्शन 96 अकॉर्डिंग कोई भी कंपनसेशन मिल रही है ना सर वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ में? सेक्शन 45(5)(a) में कहता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अभी भी कहता है सर ध्यान देना इस चीज को, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। सर ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ना सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। अगर मेरे पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी वर्थ 5 करोड़ रुपए है, मैंने लोढ़ा डेवलपर्स को दिया कि हे लोढ़ा डेवलपर्स इस पे बना दो, तुम घर बना दो बहुत सारे। फिर क्या किया लोढ़ा डेवलपर ने मेरे को 10 फ्लैट और 50 लाख रुपए वापस किए, टोटल 10 फ्लैट और 50 लाख ईच मैंने मेरे को वापस किए और 1 करोड़ रुपए कैश में वापस किया, मुझे कितने 6 करोड़ रुपए वापस मिल गए। मैंने 5 करोड़ की वर्थ का लैंड दिया, मेरे को 6 करोड़ वापस मिल गए, मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगना चाहिए ना। बताओ सर कैपिटल गेन कैसे कैसे लगेगा? कहता है जितना भी ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा क्या माना जाएगा कैपिटल गेन के लिए, जितना भी एसडीवी ऑन द डेट ऑफ द इशू ऑफ दिस सीसी एज ऑन द डेट, जो भी जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी ना उस दिन पे माना जाएगा कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, जितनी भी एसडीवी है ना ऑफ द फ्लैट, एसडीवी ऑफ द फ्लैट जैसे 50 लाख की एसडीवी है प्लस जितना भी मनी रिसीव्ड है ना ये मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? सर इंडेक्सेशन अप टू द रेट ऑफ हैंडलिंग पोजीशन ओवर द डेवलपर, जिस दिन आप पोजीशन दे रहे हो ना और डेवलपर को उस दिन तक के लिए आपको इंडेक्सेशन करना है, सर उस दिन तक ही आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है, आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। सर कहता है अगर प्रॉपर्टी अगर एक बात बताना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीशन से पहले ही ना मैंने वो बिल्डिंग बेच दी तो मेरे को ना सर क्या इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जितना भी अमाउंट है ना वो मेरे हाथ में टैक्सेबल करा दिया जाएगा उस साल में जिस साल में मैंने बेच दिया। ठीक है सर। अगर कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर रिसीव्ड इज इक्वल्स टू अमाउंट शैल बी डीम्ड एफईओसी, कहता है जो भी मेरे को एसेट मिल रहा है ना, जो भी एसेट मेरे को मिल रहा है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर रिसीव्ड, जो भी शेयर्स मेरे को मिल रहे हैं ना या फिर बिल्डिंग का हिस्सा मिल रहा है या फिर कैश मिल रहा है, सर वो मेरे लिए डीम्ड एफईओसी बन जाएगी डीम्ड एफईओसी बन जाएगी और वही मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी आगे वाले किसी सेल के लिए। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, इसका एग्जांपल हमने देख लिया था, क्वेश्चन में देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब हम बात करें दोस्त कहाँ पहुंचे हम, एक बार वापस इसमें मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक्सेप्शन पढ़ो सेक्शन 45 है, मैंने स्पेशल केसेस चालू किए थे, स्पेशल केसेस का पार्ट 1 था एक्सेप्शन 45(1) के। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सर अदर्स। अदर्स में क्या क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। सर क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहला स्पेशल केस है हमारा यूलिप। सर यूलिप क्या होता है? यूलिप मैंने बोला कि सर ऐसे यूलिप होते हैं जिनमें 1010D का एग्जेम्पशन नहीं लगा, कोई भी यूलिप जिसपे 1010D का एग्जेम्पशन नहीं लगता वो कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। 1010D का एग्जेम्पशन क्या कहता है सर, कभी भी अगर आपका कोई भी यूलिप है ना उसमें सम एश्योर्ड का 10% ज्यादा आपका अमाउंट नहीं हो सकता प्रीमियम का। ये 2012 के बाद की बात है। 2012 से पहले का क्या केस था सर, सम एश्योर्ड का 20% ज्यादा नहीं हो सकता। 2013 के बाद की क्या बात थी, दिव्यांग लोगों के लिए सर 15% ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कभी 15% ज्यादा चला जाता है ना सर, इस पे 1010D का एग्जेम्पशन नहीं लगेगा आपके ऊपर, जितना मेच्योरिटी पे अमाउंट है ना सर वो टैक्सेबल हो जाएगा।
किसी को यूलिप बोलते हैं। कहता है ना कि यूलिप का सर यूलिप को कैसे लेके चलना है आप लोगों को देखना। सम एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जेम्प्ट। ध्यान देना कौन-कौन सा अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन पॉलिसीज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। सर अगर मुकेश अंबानी के लिए रिलायंस अगर कोई भी इंश्योरेंस कराती है ना, उसमें जो भी रिसीट्स मिल रहे हैं सर वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 10%, 15%, 20% एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 80C, देख लेना उस केस में ना, उस केस में इसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, इस केस में आईएफओ साइड में टैक्सेबल हो जाएगी। कहता है सर रिसीव्ड अगेंस्ट यूलिप इंश्योर्ड इशूड अंडर, अगर कभी भी 1/2/2021 के बाद सर अगर आपने कोई यूलिप इशू कर रखे हैं और याद रखना उसमें प्रीमियम पर एनम सर 2.5 लाख से ज्यादा का जा रहा है, उस केस में ना जितना भी आपका मेच्योरिटी पे आपको कैपिटल गेन हो रहा है ना वो आपको टैक्सेबल करा के चलना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर डेथ में मिल रहा है तो उस केस में आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक और हमने चीज पढ़ी, इसको पढ़ने से पहले एक बार ना मेरे साथ ये एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सर अगर 1 जनवरी 2021 को मैंने क्या किया सर, 5 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम के साथ साथ 50 लाख का सम एश्योर्ड वाला कोई यूलिप लिया। एक बात बताओ सर, मेरा सम एश्योर्ड का कितना परसेंट है प्रीमियम? सर 10% प्रीमियम है ना, तो मेरे को जितना भी कैपिटल गेन हो रहा है सर वो मेरे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि सर 1010D का एग्जाम्पशन भी लग जाएगा और 1/2/2021 से पहले का केस है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने 1/2/2021 को क्या किया, मैंने क्या किया 12 लाख रुपए का सम एश्योर्ड वाला एक प्रीमियम एक प्लान खरीदा, जिसमें एनुअल प्रीमियम ना सर 1,20,000 का है। मुझे बताओ क्या 10% जा रहा है क्या? ये सर 10% है, यानी 1010D का एग्जाम्पशन लग रहा है, प्लस 2.5 लाख से कम का प्रीमियम है, यानी इसकी मेच्योरिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ओके सर, इसकी मेच्योरिटी पे जो भी मेरे को प्रीमियम मिल रहा है ना, माइनस जितना भी सम एश्योर्ड मिल रहा है ना, उसमें से मैंने प्रीमियम माइनस किया सर 9,60,000 का जितना भी अमाउंट था ना सर, वो मेरे लिए पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने 1 मार्च को एक और प्लान खरीद लिया। इसमें क्या किया ना, सम एश्योर्ड मेरा 1,30,000 रुपए का था और मेरा एनुअल प्रीमियम कितना था सर 1,30,000 का। मैं सम एश्योर्ड 13 लाख था, एनुअल प्रीमियम 1,30,000 का था। फिर से सर 1010D का एग्जाम्पशन मेरे को मिल जाना चाहिए। मैं प्रीमियम की बात करूं सर, प्रीमियम कितना जा रहा है मेरा साल का? मेरा प्रीमियम सर अभी भी 2.5 लाख तक का ही जा रहा है सर। इस केस में भी जो भी मेरे को मेच्योरिटी पे जो भी कैपिटल गेन हो रहा होगा ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैंने 1/4/21 को क्या किया सर, एक 2,40,000 रुपए की पॉलिसी ले ली। उसका सम एश्योर्ड कितना है सर 24 लाख रुपए। एक बात बताओ, वापस 10% की लिमिट में आ रहा है ना, 10% से कम का है ना सम एश्योर्ड या इक्वल के बराबर है, ये सर 1010D में फॉल कर रहा है वो। सर मेच्योरिटी के टाइम पे मेरे को 25 लाख मिला, वो रेलेवेंट नहीं। लेकिन एक बात बताओ सर, एक बात ध्यान से सुनना, 1/4/2021 को अगर मैंने प्लान खरीदा, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सर एक प्रीमियम तो मैंने 2,40,000 का भर दिया। उसके अलावा सर एक प्रीमियम मेरे को एक 20 का और एक प्रीमियम 1,30 का देना पड़ेगा। एक प्रीमियम 1,20 का और एक प्रीमियम 1,30 का देना पड़ेगा। ये सुनो, हर साल प्रीमियम देना पड़ता है। क्या बताओ, टोटल प्रीमियम मेरे लिए 2.5 लाख के ऊपर चला गया। यस सर, ये भी, ये प्लस ये मिला के 2.5 लाख के ऊपर प्रीमियम चला गया। यानी कुछ आपकी जो इनमें से पॉलिसीज है ना वो टैक्सेबल हो जाएंगी। सर कौन कौन सी पॉलिसीज टैक्सेबल होंगी, ध्यान से देखना। ऑप्शन 1 कहता है या तो आप इस पॉलिसी इन दोनों को मिला के आप एग्जेम्प्ट करवा लो और इसको टैक्सेबल करवा लो, और ऑप्शन 2 कहता है कि सर इन दोनों को मिला के आप इसको आप एग्जेम्प्ट करवा लो, इसको टैक्सेबल करवा लो, जो आपके लिए बेनिफिट है ना वो आप कर लो। सर पॉलिसी 5 क्या कहता है, सर मैंने 1/5/2021 को ना मैंने 3.5 लाख रुपए प्रीमियम के साथ साथ 35 लाख सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी ले ली। सर 1010D का एग्जाम्पशन मिल रहा है, यस मिल रहा है 10% वाली कंडीशन में, इसलिए जो भी अमाउंट 1010D का कम मिल रहा है। लेकिन सर क्या हो रहा है, 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है ना, उस केस में जितना भी अमाउंट है ना LTC 112 में कवर हो जाएगा और आपके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा। लास्ट में कहता है, एक बार वापस इस चीज पे आते हैं, एक बार वापस पढ़ो, रिसीव्ड अगेंस्ट यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021 एंड प्रीमियम पेबल इन एग्रीगेट एक्सीड्स 2.5 लाख रुपए इन एनी प्रीवियस ईयर shall be taxable under the higher capital gain. If more than one ULIP, then exemption only available to those ULIP for which aggregate premium in financial year does not exceed 2.5 लाख। यानी अगर एक से ज्यादा आपने यूलिप ले रखी है तो एग्जाम्पशन आप उन्हीं यूलिप से मिलने वाला है जिन यूलिप्स का एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख तक का ही, उससे ज्यादा नहीं है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करता है सर, ये मैंने कवर इसलिए किया क्योंकि रिलेटेड, अदरवाइज इसको मेरे को आईएफओएस में कवर करना चाहिए था। कहता है इफ एनी पॉलिसी अदर देन यूलिप इज इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2021। सर 1/4/2021 के बाद में सर मैंने यूलिप नहीं इशू किया सर, मैंने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू किया है और जितना भी एग्रीगेट प्रीमियम है ना सर वो 5 लाख से ज्यादा का है, साल का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा का है ना, उस केस में जो भी मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलने वाला है ना सर वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर टैक्सेबल कितना होगा, कैसे क्या टैक्सेबल होगा मैं बताऊंगा उस चीज को, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा टैक्सेबल अंडर हाइड आईएफओ इसमें होगा। सर अगर मेच्योरिटी से पहले किसी की डेथ हो जा रही है, डेथ के टाइम पे जो अमाउंट मिल रहा है ना सर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ध्यान देना, जो आप 5 लाख की लिमिट कैलकुलेट करोगे ना वो नॉन जीएसटी टैक्सेबल अमाउंट पे करोगे, जीएसटी अमाउंट पे नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रीमियम 4,90,000 रुपीज का है, प्लस इस पे आपको जीएसटी पे करना है, फॉर एग्जाम्पल एक 12% जीएसटी पे करना है, आपका अमाउंट ग्रेटर देन 5 लाख बन जा रहा है। ध्यान देना, इसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट 5 लाख से कम तक का है। ओके सर, इसका एक एग्जाम्पल देखना। सर 1/4/2021 को मैंने क्या सम एश्योर्ड कितना है, 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है, इसमें कितना हो रहा है, 6 लाख का मैंने प्रीमियम भरा। फॉर एग्जांपल 10 साल तक के लिए मैंने प्रीमियम भरा। सर मैंने कितना प्रीमियम भरा, सर मैंने 60 लाख का प्रीमियम भर लिया। मेरे को मिल कितना रहा है सर, 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो जितना भी 40 लाख रुपए मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना सर, वो पूरा पूरा मेरे हाथ में कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सॉरी सर, जितना भी अमाउंट है ना सर वो पूरा पूरा आईएफओ हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं,
एक पॉइंट और ध्यान देना, इफ एनी पॉलिसी इज टैक्सेबल बिकॉज इट एक्सीड्स 10%, 20%, 50% लिमिट शैल बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। मैं आपको बता चुका हूँ सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच अमाउंट ऑफ यूलिप इज रिसीव्ड, जितना भी अमाउंट मिल रहा है ना सर उसका आपको फुल ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया हुआ ना टिल डेट तक का उसको माइनस कर दो। सर यूलिप में आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जितना भी है ना कैपिटल गेन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा अंडर सेक्शन 1 में 2 है। ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको क्लियर हो गया सर यूलिप का केस। सेकंड केस क्या बात करता है सर, स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है सर, मेरे पास दो अंडरटेकिंग थी, फॉर एग्जांपल एक ही बिजनेस में ना मेरे पास एक रिटेल डिवीजन भी है, होलसेल डिवीजन भी है। सर होलसेल डिवीजन को मैंने क्या किया, होलसेल डिवीजन को मैंने बेच दिया किसी को। सर बेचते टाइम ना मैंने किसी भी एसेट को ना स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं की, मैंने पूरी की पूरी यूनिट एक बार में बेच दी। मुझे एक बात बताना सर, होलसेल यूनिट का जो कितना भी मेरा कंसिडरेशन मिल रहा है उसमें पर एसेट को जब मैंने असाइन ही नहीं किया तो मैं कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करूंगा। उसी कंसेप्ट को कहते हैं स्लम सेल। कहता है स्लम सेल मींस एंटायर अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड और डिवीजन फॉर लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू और सेलिंग प्राइस टू एनी इंडिविजुअल वैल्यू। सर किसी भी एसेट को मैंने इंडिविजुअल वैल्यू असाइन नहीं की, मैंने पूरे के पूरे एसेट को एक बार बेच दिया। ओके सर कैसे कंप्यूट करते हैं, जितनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल्स कंसिडरेशन है ना उसको आप माइनस कर दोगे, जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उससे माइनस कर दोगे। लेकिन सर दो चीजों का ध्यान देना है, जितनी भी यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ना उसको अंग्रेजी में स्पेशल भाषा में यहाँ पे कहते हैं एफएमवी। एफएमवी बोलते हैं, एफएमवी ऑफ द अंडरटेकिंग को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानोगे। और जितनी भी सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप नेटवर्थ बोलोगे। तो सर नेटवर्थ कैसे निकालना और एफएमवी कैसे निकालना, यही हमारे कंसेप्ट का मुद्दा है। सर पहले नेटवर्क की बात करता हूँ, नेटवर्क की बात करता हूँ। सर नेटवर्क कैसे निकालते हैं सर, जितने भी नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, जितने भी एसेट्स है ना एसेट्स को क्या उठाओगे, एसेट्स का टोटल उठाओगे। एसेट्स कौन से सर, जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स है ना उनका डब्ल्यूटीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट उठाओगे। ध्यान देना बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आपको दिया होगा बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज पर रेगुलर लॉ, उस केस में आपको उसको डिसरिगार्ड करके सर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जितना भी डब्ल्यूटीवी है ना उसको कंसिडर करना है। जितने भी अदर एसेट्स है ना सर उसको बुक वैल्यू पे उठा देना है। सर डेटर है, कैश है, जो भी है ना सर हमको बुक वैल्यू पे उठाना है। अगर अपने पास ज्वेलरी भी रखी हुई है ना सर उसको बुक वैल्यू पे उठा देना। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो भी हमारी नेटवर्क कैलकुलेशन है उस केस में सारे के सारे फिगर्स में बुक वैल्यू पे जाएंगे। जितने भी 3580 के एसेट है सर उनमें 100% डिडक्शन ले चुके हैं सर, उसकी वैल्यू नील ले लेना। जितने भी सेल्फ जनरेटेड एसेट है ना उनकी वैल्यू हम ले चुके हैं, उनको नील ले लेना। इसका जब भी आप टोटल करोगे इसमें से आप लायबिलिटी माइनस कर देना। लायबिलिटी माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगा ना वो बुक वैल्यू होगा। ध्यान रखना लायबिलिटीज में दो शेयर कैपिटल और रिजर्व आपको माइनस नहीं करके चलने। क्या कोई बात समझ में आई? अगर इसमें कहीं पे भी कोई रिवैल्यूएशन कर रखा है ना सर, रिवैल्यूएशन को एडजस्ट कर लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंसीडर करना, उसके अलावा कोई भी डब्ल्यूडीवी कंसीडर नहीं करना। जो भी फिगर आएगा ना वो आपके लिए सर नेटवर्थ बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ओके सर समझ में आ गई। ध्यान देना अगर आप यूनिट को ना 3 साल या उससे ज्यादा के लिए होल्ड करते हो ना तो लॉन्ग टर्म बनेगा, अदरवाइज वो पूरा 3 साल से कम के लिए होल्ड करते हो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपने को बात करनी है सर सेल्स कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। सर सेल्स कंसिडरेशन में दो एस्पेक्ट रहते हैं, एक होता है एफएमवी 1, एक होता है एफएमवी 2। एफएमवी 1 कैसे निकलता है सर, एफएमवी 1 जो होती है ना हमारी हमारी एसेट बेस्ड हमारी एफएमवी होती है, और ये होती है कितनी कंसिडरेशन बेस्ड एफएमवी होती है। सर एफएमवी 1 कैसे निकालते हैं सर, जितने भी आपके पास बैलेंस शीट में एसेट पड़े हुए हैं ना बुक वैल्यू ऑफ एसेट उठा लो सारे के सारे की, लेकिन 5-6 3 एसेट्स की ना आप बुक वैल्यू नहीं उठाओगे। सर जितनी भी ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क है ना इनकी आप ओपन मार्केट वैल्यू उठा लोगे। जितनी भी ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क है ना इनकी ओपन मार्केट वैल्यू उठा लोगे एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। जितनी भी सिक्योरिटीज है ना, शेयर सिक्योरिटीज है ना, इनको आप क्या करोगे, सारी की सारी जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू है ना उससे उठा लोगे। जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसकी सर एसडी भी उठा लोगे। सर इन तीनों चीजों की आप फेयर वैल्यू उठा लो, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू उठा लो। सर आपके सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू आ जाएगी, माइनस सर लायबिलिटीज कर देना। सर लायबिलिटीज में आपको क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, सर शेयर कैपिटल को इंक्लूड नहीं करना, रिजर्व सरप्लस इंक्लूड नहीं करना, डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करना, सर प्रोविजन फॉर टैक्स, अनसर्टेन लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इन सबको आपको लायबिलिटी मानना ही नहीं है। यानी सारे के सारे एसेट्स की एफएमवी, उसके अलावा आपको लायबिलिटीज माइनस कर दो जितनी भी है, जो भी फिगर आ जाएगा ना अपना वो हमारे लिए एफएमवी 1 बन जाएगी। ध्यान देना इस बीच में अगर कहीं पे भी आपको टीडीएस मिल रहा है, टीसीएस मिल रहा है, एडवांस टैक्स मिल रहा है या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल रहा है, सर इसको आपको इग्नोर करना है। जितनी भी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, जितना भी एक्चुअल रिफंड आ रहा है ना सर उतने को आपको कंसीडर करना है, उसको आपको ध्यान देके चलना है। इसका हमने एग्जांपल देख लिया था अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में, आराम से एग्जांपल हमने देख लिया था, प्लस हमने क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। फिर एफएमवी 2 सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर जितना भी आपको पैसे मिल रहे हैं ना उसको आप इंक्लूड करो। सर अगर आपको कोई शेयर्स मिल रहा है ना, अगर आपको यूनिट बेसिस कोई शेयर्स मिल रहा है ना सर, यूनिट जितने भी शेयर्स मिल रहे हैं उस शेयर्स की एफएमवी आप टोटल ले लो। प्लस कहता है सर अगर कोई बिल्डिंग मिल रही है ना तो आप उस बिल्डिंग की एसडी भी इंक्लूड कर लो। फिर कहता है अगर आपको कोई ज्वेलरी वगैरह मिल रही है या फिर आपको कोई पेंटिंग वगैरह मिल रही है सर उसकी ओपन मार्केट वैल्यू लो। इन चारों को आप टोटल कर लेना, आपकी एफएमवी 2 आ जाएगी। एफएमवी 1 या फिर एफएमवी 2 whichever इज हायर आप ले लेना, इसको आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेना। इसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर देना, इसमें से नेटवर्क माइनस कर देना, आपके लिए जो भी अमाउंट आ जाएगा ना कैपिटल गेन का स्लम सेल में आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सर। वैल्यूएशन डेट क्या होती है सर, डेट ऑफ स्लम सेल, जिस दिन आप यूनिट बेच रहे हो उस दिन को आप वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा आपको कि एसएससी जब भी एसएससी स्लम सेल करता है ना उसको सीए से एक रिपोर्ट फर्निश करवानी पड़ती है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 144 बी, इंडिकेटिंग कि सर नेटवर्क कैसे कैलकुलेट हुई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे हुई, आपको सब चीज सर्टिफाई करवानी पड़ेगी सीए से। सर ध्यान देना अगर आपको स्लम सेल में टैक्स नहीं भरना, आपके पास दो तरीके होते हैं।
या तो सर आप रिटेल डिवीजन, होलसेल डिवीजन जो भी आप बेच रहे हो ना, उसका आप डीमर्जर कर दो। सर डीमर्जर केस में आपका ट्रांसफर एग्जाम ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड चीज कहता है कि आप अगर किसी कंपनी को बेच रहे हो, उस कंपनी के 100% शेयर एक्वायर कर लो, उसके 100% शेयर एक्वायर कर लो। सर उसको अगर आपने 100% एक्वायर कर लिया, फिर जो भी आप ट्रांसफर करोगे अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर करोगे, उस केस में आपको कैपिटल गेन उस केस में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। सर अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, एक बार ध्यान इधर दे लो ना। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सीए फाइनल का, एटलीस्ट फॉर कैपिटल गेन चैप्टर का ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो दिमाग के परखच्चे हिला देता है। ध्यान देना। अगर कभी भी कोई भी एसेट ना पार्टनर ट्रांसफर करता है पार्टनरशिप फर्म को, सर कैपिटल गेन लग जाएगा। कितने पे लगेगा सर? फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे मानेंगे? जितना भी अमाउंट ना फर्म रिकॉर्ड करे ना, उतने को आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेना। जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, माइनस कर देना, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल लग जाएगा। ये 45(3) कहता है इतना पार्ट अपना खत्म हो जाता है। 9B और 45(4) ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म ना पार्टनर को एसेट दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट दे रहा है, सर कब कब एसेट दे रहा है? तो रिकॉन्सिलिएशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे। एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म किसी बाहर वाली दुनिया के इंसान को बेच रहा होता है एसेट, अगर बाहर की दुनिया को एसेट बेच रहा होता, तो कायदे से टैक्स लगना चाहिए था ना। यहाँ पे कहता है अगर आपने पार्टनर को दे दिया ना, उस केस में भी आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। ऐसा मान के टैक्स लगा दिया जाएगा कि आपने किसी बाहर के दुनिया के इंसान को बेच रखा है। सर कैसे टैक्स लगाया जाएगा? जितना भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ना, उसको आप कैसे मानोगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट मानोगे, माइनस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देना, वो आपके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा। सर अगर आप उसको स्टॉक एंड ट्रेड दे रहे हो ना, तो जितना भी एफएमवी ऑफ एसआईटी है ना, उसको आप माइनस कर देना परचेज प्राइस से, उतना आपके हाथ में पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर आपको ये बात पहली बात समझ में आई क्या? मुझे यहाँ तक अग्री करके बताओ कि सर अगर मैंने पार्टनर को कोई बिल्डिंग दे दी है, या फिर अगर पार्टनर को मैंने कोई ज्वेलरी दे दिया ना, उस केस में मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा। जैसे बाहर बेचता वैसे पार्टनर को बेचने में टैक्स लग जाएगा। ये बात तो अपने को बिल्कुल क्लियर है। सर अगर मैं कोई मनी दे रहा हूँ, सर मनी की तो कोई फेयर मार्केट वैल्यू होती ही नहीं ना, मनी तो जो मेरे पास है वही मार्केट में है, तो मनी पे कभी भी 9 भी नहीं लगने वाला। क्या इस बात पे कोई एग्री कर पा रहे हो? क्या इस बात पे एग्री कर पा रहे हो? ओके सर, इस बात पे एग्री कर पा रहे हैं। एक बात बताना, अगर मेरे पास पार्टनर कैपिटल 1 करोड़ रुपए की थी, मैंने 80 लाख, मैंने 1 करोड़ की बिल्डिंग, जो बुक्स में 1 करोड़ की बिल्डिंग दिख रही थी, 1 करोड़ की बिल्डिंग उसको दे दी। एक बात बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ थी ना उस बिल्डिंग की, मैंने उसको 2 करोड़ में कैसे दे दिया? मैंने उस 2 करोड़ में कैसे दे दिया? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा था कि उसकी जो 1 करोड़ की कैपिटल थी, उसकी कीमत बढ़ी हुई थी? उस 1 करोड़ की कैपिटल की कीमत ना इन्फ्लेटेड थी, तभी जाके मैंने 2 करोड़ दिया। एक बात बताना, अगर 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 कैपिटल इन्फ्लेटेड थी और उसके बदले आपने ज्यादा अमाउंट पे टैक्स भर, ज्यादा अमाउंट का एसेट दे दिया, यानी कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ था। हाँ बताओ, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ था कि नहीं हुआ था? 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ का एसेट दे दिया ना आपने, यानी तुम कैपिटल एप्रिसिएशन पे भी टैक्स भरोगे। क्या हुआ? एक बिल्डिंग आपने पार्टनर को दी, आपने नॉर्मल कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल भरा, प्लस उसकी जो जितनी भी कैपिटल थी ना, वो लाइबिलिटी आपकी इस वेव ऑफ हो जा रही है एसेट देने से। सर लाइबिलिटी हायर अमाउंट पे वेव ऑफ हो रही है, यानी लाइबिलिटी एप्रिशिएटेड वैल्यू पे थी ना, उस अमाउंट पे भी आप टैक्स भरोगे यहाँ। लेकिन फंडामेंटल दिक्कत क्या हो रही है? फंडामेंटल दिक्कत क्या हो रही है सर? एक ही एसेट जा रहा है, उस पर 2 बार टैक्स लग रहा है। तो कहता है ना, जितना भी आपको कैपिटल गेन यहाँ पे हो रहा था ना, पार्टनर को जितना भी हमारा कैपिटल गेन यहाँ पे हो रहा था ना, पार्टनर की कैपिटल के ओवर एंड अब हमने जितना दिया ना, उतना हम जितना भी कैपिटल गेन है ना, उसको हम अपोर्शन करेंगे सर, बाकी एसेट्स में अपोर्शन करेंगे जिस जिस रेशियो में ना सर वो रिवैल्यू हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ द फर्म। ये सर जिस्ट था पूरे कंसेप्ट का। एक बार जल्दी जल्दी मैं इस एग्जांपल को देख के बताता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा 10 मिनट का वापस वीडियो देख लेना। इससे रिलेटेड ना मैंने अपने डेमो लेक्चर में ना 1 घंटे का पूरा टॉपिक समझाया हुआ है। डेमो लेक्चर नंबर आई गेस 3 है। डेमो लेक्चर नंबर 3 में ना मैंने पूरा ये चीज 1 1.5 घंटा बैठ के समझाया हुआ है। आप उसको आराम से रेफर कर लेना, वो भी आपको क्लियर कट आइडिया दे देगा। जितना मैंने बताया इतने में आपको समझ में आ जाएगा। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे को अभी रोको मत, क्योंकि मेरे को स्पीड बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें 45 और में क्या करना है? सर वेयर पार्टनर रिसीव्स एनी मनी और कैपिटल और बोथ इन केस ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ द फर्म, देन प्रॉफिट फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच एसेट इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर को अगर कोई एसेट मिलता है उस केस में उसको टैक्स लग जाएगा। सर दिस टैक्स इज इन एडिशन टू सेक्शन 9B एंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। सर ये 9B के ऊपर टैक्स लग रहा है। टैक्स एसेट तो एक ही बार जा रहा है ना, लेकिन टैक्स 2 बार लग रहा है ना। इसी के लिए क्या कहता है, इसी के लिए क्या कहता है सर, पहले आपको निकालना पड़ेगा, पहले कैपिटल तो निकालो। सर उसकी कैपिटल कितनी थी ये भी तो बताओ। कैपिटल के ऊपर जितने का एसेट दे रहे हो उस पर आपको टैक्स भरना है, तो कैपिटल निकालना तो बताना पड़ेगा ना अपने को। सर कैपिटल कैसे निकालेंगे? सर जितना भी वैल्यू मिल रही है ना, जितना भी एक्चुअल कैपिटल गेन हो रहा है ना अपने को, जितना भी कैपिटल गेन हो रहा है ना एफएमवी ऑफ द एसेट्स माइनस जितनी भी कैपिटल अकाउंट थी ना एज ऑन द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन, इन दोनों का डिफरेंस अपने लिए कैपिटल गेन हो जाएगा। ओके सर, इसको ऐसे रीड करो, एक बार मेरे साथ रीड करना। वी आर पेइंग एक्सेस देन योर कैपिटल दैट इज मोर देन योर कैपिटल व्हिच मींस कैपिटल हैज एप्रिशिएटेड एंड दस पे टैक्स ऑन योर कैपिटल एप्रिसिएशन। हम आपकी कैपिटल पे ना ज्यादा पैसे दे रहे हैं, यानी आपकी कैपिटल एप्रिशिएटेड है, यानी अगर तुम्हारी कैपिटल एप्रिशिएटेड और उससे ज्यादा अगर उनको पैसे दे रहे हैं तो कैपिटल गेन भरो, ऐसा कंसेप्ट कहता है ये। सर कैपिटल कैसे निकालेंगे? ध्यान देना,
अगर 9B में जो टैक्स भराना, 9B में टैक्स भराना, उस टैक्स को ना आपको अपोर्शन करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। कैसे सर अपोर्शन करना पड़ेगा? सर जितना भी आपकी एफएमवी ऑफ द एसेट्स थे माइनस करो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया, माइनस सर कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 9B, जितना भी 9B में आपने कैपिटल गेन भरा है उसको एडजस्ट कर दो, जितना भी अमाउंट है ना सर पार्टनर्स में अपोर्शन कर दो। अपोर्शन करने के बाद ना सर कैपिटल आफ्टर रिकंसिलिएशन आ जाएगी। सर कैपिटल आफ्टर रिकंसिलिएशन आ जाएगी, इस कैपिटल को ना आप यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करो कैपिटल को, जितने भी एफएमवी थी इन दोनों का डिफरेंस सर 45(4) में आप टैक्सेबल करा दोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान देना, जो भी कैपिटल गेन है सर, एक बात बताओ, 2 बार टैक्स लग गया ना, बिल्डिंग तो एक ही बार गई लेकिन टैक्स 2 बार लगा दिया गया ना। तो कहता है जितना भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है ना या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, जो भी कैपिटल गेन है उसको हमको अपोर्शन करना पड़ेगा। सर अपोर्शन करना पड़ेगा सर, किस किस प्रोपोर्शन में अपोर्शन करना पड़ेगा? सर रिवैल्यूएशन रिकंसिलिएशन के टाइम पे ना बाकी एसेट्स जो भी रिवैल्यू होते हैं ना सर, उन रिवैल्यूड एसेट्स के ना प्रोपोर्शन में आपको कैपिटल गेन अपोर्शन करना पड़ेगा। सर फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिवैल्यूएशन के टाइम पे कोई गुडविल जनरेट की, 70 लाख की गुडविल है तो 70 लाख रुपीस का अमाउंट उस पर चला जाएगा। और अगर सर उसी टाइम पे मैंने कोई बिल्डिंग रिवैल्यू कर दी जिसकी वैल्यू सर 20 लाख रुपए से बढ़ रही, तो 7:2 के रेशियो में ना अपने को उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है सर। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा? सर अगर कभी भी ना अगर आपने पार्टनर को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट दिया ना, तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अगर कोई भी अगर आपने कोई ब्लॉक का एसेट ट्रांसफर किया, सर मेरे पास अगर बिल्डिंग रखी हुई थी और वो ब्लॉक का पार्ट थी ना, वो अगर मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया तो वो मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और कहता है अगर सर मैंने कोई भी सेल्फ जनरेटेड एसेट उसको ट्रांसफर किया हुआ है ना पार्टनर को, उस केस में जो भी कैपिटल गेन होगा ना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बाकी सारे के सारे केसेस में सर जो भी कैपिटल गेन होगा ना सर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। इसमें अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखनी, अपने को सिर्फ ये कंसेप्ट देख के चलना है। इस चीज का ध्यान देना कि जो भी अपना ये एग्जांपल आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल बहुत क्लासिक एग्जांपल है, इस क्लासिक एग्जांपल को आपने एक बार देख लेना, आपका बड़े आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरे पास अभी टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसको एग्जांपल को नहीं करवा रहा, आपको करवा लूं क्या? चलो करवा ही लेता हूँ। मिस्टर प्रेम एक पार्टनर इन फर्म में मुंबई में, इसके 4 पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग प्रेम, जिसका प्रॉफिट शेयर ना इक्वल है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल है। मिस्टर प्रेम ने रिजाइन कर दिया। सर कब रिजाइन किया? 1/4/2023 को रिजाइन किया। कहते हैं उस तारीख को ना सर उसके कैपिटल बैलेंस कितना था? 32 लाख का कैपिटल बैलेंस था। सर 32 लाख का कैपिटल गेन था। उसके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए उन्होंने पहले लैंड को रिवैल्यू किया। लैंड को रिवैल्यू पहली बार किया जब से खरीदी थी ना, उसके बाद से कभी रिवैल्यू नहीं किया। प्लस उसके अलावा गुडविल को भी उन्होंने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी रिकॉग्नाइज किया 70 लाख रुपए में। ठीक है सर। और क्या क्या एसेट से ध्यान देना सर, उस बिल्डिंग में ना सर क्या था? लैंडेड पुणे था 15 लाख रुपए की, उसको सर रिवैल्यू किया 50 लाख में। सर नागपुर में लैंड थी 25.4 लाख की, उसको सर 45 लाख में उन्होंने रिवैल्यू किया। उसके अलावा कहता है मुंबई में लैंड थी सर 88 लाख रुपीस की, उसको 2.5 लाख रुपए में 2.5 करोड़ रुपए में रिवैल्यू किया। और सेल्फ जनरेट गुडविल को सर रिवैल्यू किया 70 लाख में। सर उसको क्या दिया गया? सर नागपुर वाली लैंड दी गई। एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, नागपुर वाली लैंड कितने में दी गई? नागपुर वाली लैंड 45 लाख में दी गई ना, 45 लाख में नागपुर की लैंड दी गई ना, तो आपको नॉर्मल कैपिटल गेन तो निकालना पड़ेगा। नागपुर वाली लैंड में सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे 25.4 का, सर इसको 25.4 से मल्टीप्लाई करके इनटू 348 कर दूंगा, मेरे लिए सर कैपिटल गेन आ जाएगा, ये नॉर्मल कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर नागपुर वाली लैंड पे सर ये कैपिटल गेन ना सेक्शन 9B में मेरे हाथ में डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक बात बताना मेरे को, सर ये जो रिवैल्यूएशन हुआ, एक बात बताओ सर 25.4, सर जितना भी रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, जितना भी रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, इसके कारण गेन भी तो कुछ हुआ होगा ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे को निकालना पड़ेगा। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे निकालूंगा? एक बात बताओ सर, 45 लाख का एसेट, आप 25.4 लाख का एसेट, 25.4 लाख का एसेट अगर मैंने 45 लाख में माइन दे दिया, यानी मैं कह सकता हूँ 19.6 लाख का गेन बुक गेन आप पार्टनर्स को होगा ही होगा। एक बात इस बात से अग्री करोगे सर, 19.6 लाख का मेरा बुक गेन तो होगा ही होगा ना पार्टनर्स को। कैपिटल गेन नहीं बोल रहा मैं, एज पर इनकम टैक्स से कैपिटल गेन नहीं बोल रहा, इतना बुक वैल्यू गेन तो होगा ही होगा ना सर। इतना बुक वैल्यू ऑफ गेन को ना मैं पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दूंगा, इतना बुक वैल्यू ऑफ गेन को ना पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा जितना भी मेरा कैपिटल गेन का टैक्स उन्होंने भरा हुआ है, ये मेरा नेट एडजस्टमेंट हो जाएगा। इतने में 4 पार्टनर्स को बांट दूंगा ना सर, 32 लाख की कैपिटल में इतना जितना भी नेट गेन है ना इसको मैं ऐड कर लूंगा, मेरी पर पार्टनर कैपिटल 36 लाख बन जाएगी। इस 36 लाख की कैपिटल को ना मैं एडजस्ट करूंगा किससे? सर 45 लाख के एसेट से जो मैंने उसको दिया, यानी 36 लाख की कैपिटल के बदले मैंने उसको 45 लाख रुपीज का एसेट दे दिया, यानी मैंने 10,20,000 रुपए एक्स्ट्रा एसेट दिया हुआ है। सर इस 10,20,000 के एसेट को ना मेरे को अपोर्शन करना पड़ेगा, इस कैपिटल गेन को ना अपोर्शन करना पड़ेगा। सर किसमें किसमें अपोर्शन करना पड़ेगा?
सर अपोर्शन करना पड़ेगा बाकी एसेट में जितना भी इंक्रीज हो रहा है ना उन सब के रेशियो में ना मुझे अपोर्शन करना पड़ेगा। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आता एक बार वापस उस एग्जांपल को देखो, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल दिल लगा के एग्जांपल करवाया। थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो के शायद पहले 1 घंटे में ही मैंने करवा दिया, डेमो लेक्चर नंबर 3 के नाम से या फिर रेगुलर लेक्चर नंबर 3 के नाम से आप उठा लो, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं सर लिक्विडेशन के टाइम पे, अगर सर कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, सर कंपनी के हाथ में पूरी तरह से वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, कभी वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या हो रहा है, सर शेयर होल्डर्स के जो एसेट्स है ना, उन एसेट्स का राइट रिलिंक्विश हो रहा है, तो जितना भी लिक्विडेशन है ना वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन लगा दिया जाएगा। सर क्या अमाउंट माना जाएगा, सर जितनी भी एफएमवी मिल रही है ना, जितना भी अमाउंट मिल रहा है ना एसेट्स का, एफएमवी ऑफ द एसेट या फिर अमाउंट रिसीव्ड है ना, वो सबका सब हमारे लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। उसमें जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था ना, जितना भी एज पर सेक्शन 222 सबसेक्शन 3 क्लॉज 3 में जितना भी डीम्ड डिविडेंड का पोर्शन था ना उसको माइनस कर दो, जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का शेयर है ना उसको माइनस कर दो, और इतना हमारा कैपिटल गेन बन जाएगा। इसके ऊपर भी अपने ऊपर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में अगले वाले वीडियो में करा दूंगा। अदरवाइज आपके लिए इतना कंसेप्ट भी बहुत है। सेक्शन 50 सर मार्केट लिंक डिबेंचर्स में जो भी गेम है, सर मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या होते हैं, सर फॉर एग्जांपल मेरे और तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं तुमको डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो मेरे को इंटरेस्ट मैं तुमको डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मैं तुमको इंटरेस्ट कितना दूंगा, सर जितना साल भर में निफ्टी बढ़ेगा ना उस निफ्टी पे 2% एक्स्ट्रा मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा। सर इसको मार्केट लिंक डिबेंचर्स कहते हैं। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट लिंक डिबेंचर्स में डिबेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सर इनका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर सेल्स कंसिडरेशन माइनस करोगे आप, ट्रांसफर एक्सपेंसेस जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको माइनस कर दोगे। सर ध्यान देना इसमें कभी भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वैसे भी डिबेंचर्स में अपने को नहीं मिलता। उसके अलावा कहता है जितना भी गेन होगा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डेफिनेशन एक बार देखो, a security which has underlying component in the form of debt securities whose return is linked to the market return or underlying securities। ठीक है सर। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या कहता है, वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। यानी कहता है कि 35% से ज्यादा ना आप कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप सारे के सारे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करोगे या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है सर, अपने कोई बात क्लियर हो गई। सर फिर कहते हैं सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। सर अगर आपने कोई सिक्योरिटीज डीमैट में हेल्ड कर रखी है, सर नॉर्मली क्या दिक्कत आती है, सर आपने 5 दिन तक लगातार अपनी सिक्योरिटीज खरीदी, अलग अलग रेट से खरीदी, फिर आपने 2 सिक्योरिटीज बेच दी, मुझे पता कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लोगे। अगर आप अपना डीमैट देखते हो ना सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा हमेशा वैम मेथड से जाता है, लेकिन यहाँ कहता है ना कि आपको फीफो मेथड से टैक्सेबिलिटी निकालनी है। जो पहले खरीदा ना उसको पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करोगे, जो बाद में खरीदा ना उसको बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करोगे। एक और चीज का ध्यान देना, अगर आपने पहले 2 सिक्योरिटीज खरीद ली, फिर आपने कोई पुरानी फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमैट में करवाया तीसरे नंबर पे, तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कब मानूंगा, जब भी मैं तीसरी सिक्योरिटी बेचूंगा ना तब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका कंसीडर करूंगा। अदरवाइज पहली दूसरी सिक्योरिटी के लिए जो मैंने खरीदी थी उसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सर मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा 2000 रुपए खरीदा, उसके अलावा सर मैंने क्या किया, रिलायंस का एक और शेयर मैंने खरीदा 2100 रुपए में, फिर मैंने एक पुराना रिलायंस का शेयर डीमैट करवाया, सर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी 1000 रुपए है, फिर मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा 2500 रुपए में, फिर मैंने रिलायंस शेयर का शेयर खरीदा 27 रुपए में। अब मैंने अगर शेयर बेचा रिलायंस का, तो अगर मैं पहला शेयर 3000 रुपए में बेच रहा हूँ, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, आइडिया सबसे पुराना शेयर ये है, लेकिन ना डीमैट में जिस डेट पे एंटर हो रहा है ना उस डेट के हिसाब से अपने को फीफो कंसीडर करना है। यानी पहले तो मैं हमेशा 2000 माइनस करूंगा, सेकंड टाइम जब बेचूंगा तब 2100 माइनस करूंगा, थर्ड टाइम जब बेचूंगा तब 1000 रुपए माइनस करूंगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके सर, अपने को ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। फिर कहता है एडवांस मनी फॉरफिटेड। सर अगर कभी एडवांस मनी फॉरफिट होती है ना, और अगर फॉरफिचर आपने 1/4/2014 से पहले कर रखा है, तो जितना भी आपने एडवांस मनी फॉरफिट कर रखे ना वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दी जाएगी। सर इसमें 2 अपने फॉल्ट देखे थे। सर जिस साल में प्रॉपर्टी बिकेगी तब सरकार को टैक्स मिलेगा, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी। प्लस इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन में बहुत नुकसान हो रहा था बायर को, इसलिए 1/4/2014 के बाद क्या हुआ ना, जितना भी फॉरफिचर अमाउंट था ना वो सारा का सारा आईएफओ एसेट में टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान देना, फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर अगर कर रखा है ना, अगर प्रीवियस ओनर है ना तो कभी भी इग्नोर करना। फॉर एग्जांपल राहुल ने ना अगर बबीता जी को कोई गिफ्ट कर दिया और बबीता जी ने क्या किया, फिर जिन्हें उसको सेल कर दिया, अगर मैंने एडवांस मनी फॉरफिट कर रखी तो जो बबीता जी उनको बेचेंगे ना एसेट को, तो बबीता जी के हाथ में कोई भी कॉस्ट ऑफ एसेट से रिडक्शन नहीं करना, ये हमने पढ़ लिया था। सर स्पेशल केसेस हमारे यहाँ पे खत्म हो गए, अपने को ध्यान देना। सर एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, सर एग्जेम्पशन क्या क्या थे, मैंने बोला सर सेक्शन 54 में अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और वो खरीद क्या रहा है कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में, और अगर कभी भी 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो कोई भी 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में खरीद रहा है ना, ध्यान देना 2 हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ना जिंदगी में एक ही बार आपको मिलने वाला है। सर कब तक मैं खरीद लूं, या तो 1 साल पहले खरीद लो कैपिटल गेन के, या तो 2 साल बाद खरीद लो, या तो 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करवा लो। सर जितना भी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है ना आप सीजीएस में डिपॉजिट करवाओगे। ध्यान देना कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, तो जितना कैपिटल गेन का अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या तो जितना आप सीजीएस में डिपॉजिट करो, या तो आप कैपिटल एसेट में जितना डालो, या फिर 10 करोड़ तक का अमाउंट विचएवर इज लोअर आपके लिए कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर लॉक इन पीरियड, एक बार आपने घर खरीद लिया 3 साल तक के लिए आप उसको बेच नहीं सकते, अगर आपने उसको बेचा है तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करवाना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर कोई भी 2 हमने फ्लैट खरीदे और 2 फ्लैट खरीदे इसलिए कि सर दोनों की बीच की दीवार तोड़वा के एक घर बनवाएंगे, उस केस में ना सर वो एक ही हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। सर अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन में लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट भी अपने को इंक्लूड करना है, और कहता है कि सर अगर मैंने खरीद के अपनी मम्मी के नाम पे रजिस्टर करा लिया तो क्या मेरे को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कहता है एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा।
फिर बात करते हैं सेक्शन 54 भी, अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, लेकिन ध्यान में आपको कम से कम 2 साल के लिए वो लैंड यूज की हुई हो, अगर सर अर्बन एग्रीकल्चर या रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, उस केस में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर रूरल एग्रीकल्चर तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा? सर 2 साल के अंदर आप नया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेना या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेना, लेकिन जब तक आप खरीद रहे हो तब तक के लिए आप सीजीएस में अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। सर कितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा? कहता है जितना भी आप कैपिटल गेन हो रहा है ना वो, या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट वो, या जितना आप सीजीएस में डिपॉजिट कर रहे हो ना वो, विच एवर इज लोअर आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर लॉक इन पीरियड आपको ध्यान देना 3 साल तक आप बेच नहीं सकते, अगर आपने बेच दिया ना सर रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान देना आपको मिनिमम 2 साल के लिए यूज किया हुआ होना चाहिए, भले लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कैपिटल इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ध्यान देना अगर आपने किसी और के नाम पे, अगर आपने किसी और के नाम पे ना कोई एसेट खरीद लिया है, मान लिया जाएगा कि आपके नाम पे ही, अगर आपने पेमेंट किया हुआ है मम्मी के नाम पे रजिस्टर कराने, मान लिया जाएगा आपके नाम पे ही है। फिर बात करते हैं अगर मैंने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच के अर्बन खरीद लिया, सॉरी अर्बन बेच के रूरल खरीद लिया और रूरल फिर बेच दिया, मेरे ऊपर कोई भी प्रोविजन इस चीज की लॉक इन वाला नहीं लगने वाला, मैं उस तरह उसमें पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 54D में, कोई भी पर्सन अगर सर कोई भी उसकी कंपल्सरी एक्वायर हो रही लैंड एंड बिल्डिंग, कौन सी सर? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग अगर अक्वायर हो रही है ना, तो अगर वो 2 साल के अंदर ना वापस कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, या भले लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कैपिटल गेन वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ध्यान देना सर आपको कितने टाइम में खरीदना है? सर 3 साल के अंदर खरीद लेना, इसमें भी सीजीएस एप्लीकेबल है। सर कितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा? जितना कैपिटल गेन है वो, या फिर जितना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हो, या फिर जितना सीजीएस में डिपॉजिट किया वो, विच एवर इज लोअर आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर लॉक इन पीरियड कितना होगा? सर सेम टू सेम 3 साल का लॉक इन पीरियड, अगर आपने बेच दिया तो सर रिड्यूस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। एक बात का ध्यान देखो, सेक्शन 54AC, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे ना इन 2 सेक्शंस में ना कोई पर्सन है आपके लिए इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, कोई पर्सन अगर ना लैंड और बिल्डिंग बेचता है, और लैंड एंड बिल्डिंग ना सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना उसमें सर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर कैसे एग्जाम्पशन मिलेगा? सर ध्यान देना आप बॉन्ड्स खरीदो, आप किसके किसके? सर एनएचएआई के, या फिर आरईएफएल के, या फिर पीएफसीएल के, या फिर आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीदो। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? सर आपको 50 लाख तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगा यहाँ पे। सर 6 महीने के अंदर आपको खरीदना है, सर जब भी आप ट्रांसफर हो रहे हो उसके 6 महीने के अंदर खरीद लेना। सर इसमें कोई भी सीजीएस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन डिडक्शन सर कितना मिलेगा? तो अभी कैपिटल गेन हो रहा है उतना, या फिर जितना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है उतना, या फिर 50 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान देना कि अगर आपने बॉन्ड को ना कभी भी, अगर आपने बॉन्ड को कभी भी ना कन्वर्ट इनटू मनी करवा दिया ना 5 साल के अंदर, यानी उसको मॉर्गेज करके पैसे ले लिए, कन्वर्ट इनटू मनी मान लिया जाएगा कि आपने कुछ वायलेशन कर रखा है, और उस वायलेशन को ना आपको टैक्सेबल करा जाएगा, सेपरेटली एज इनकम आपको टैक्सेबल करा दिया जाएगा। सर यही पॉइंट कह रहा है कि अगर लोन इनटू मनी, अगर आपने लोन को कन्वर्ट इनटू मनी करवा देना वो टैक्सेबल मान लिया जाएगा। फिर कहता है अगर आपने 6 महीने की टाइम लिमिट के अंदर ना पेमेंट कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट 6 महीने के बाद हो रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको शेयर वो अलॉट हो गए और आपको एसेट मिल जाएगा। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सेक्शन 54 में ना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज कर रखी है, बिजनेस की बिल्डिंग को अगर आप बेचते रहे हो 3 साल से ज्यादा होल्ड करने के लिए, एक बात बताओ कैपिटल गेन तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना, लेकिन एसेट तो लॉन्ग टर्म था ना। वापस कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है लेकिन एसेट लॉन्ग टर्म है ना, इसकी वजह से भी सेक्शन 54 इसी का डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कहता है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए ना, कैपिटल एसेट अगर आप सेटिस्फाई करा रहे हो ना तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 54 है बहुत ज्यादा रेलेवेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ अगर अदर देन कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर सेल कर रहे हैं ना, उसमें अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला है ना, ध्यान देना उसको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते साथ ही ना कोई भी 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो ना, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? ध्यान देना जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था ना उसको मल्टीप्लाई करना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से, डिवाइड कर देना नेट कंसिडरेशन से, यानी सर नेट कंसिडरेशन की कितना अमाउंट आप यूज कर रहे हो अगले एसेट खरीदने में, उसको कैपिटल गेन के प्रोपोर्शन में आपको एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा। सर सीजीएस में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर कितने अमाउंट कितने टाइम में खरीदना पड़ेगा? या तो जिस साल में कैपिटल गेन हो रहा है उसके 1 साल पहले खरीद लो, या 2 साल बाद खरीद लो, या 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करा लो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर लॉक इन आपको ध्यान देना पड़ेगा 3 साल के अंदर आप उस एसेट को बेच नहीं सकते, जहां आपने उस एसेट को बेच दिया 3 साल के अंदर, उस साल में आपको वायलेशन मान लिया जाएगा और उस साल में आपके हाथ में सेपरेटली उसको इनकम को टैक्सेबल करा दिया जाएगा। ध्यान देना सर अगर प्रॉपर्टी अगर मैंने जॉइंट ओनरशिप में रखी है, मैंने और अपनी वाइफ के नाम पे, और पूरा कंसेशन मैं भर रहा हूँ, सर मेरे को पूरा मिल जाएगा, अपने को पूरा डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। सर कहता है अगर कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया सर लेकिन फ्लोर फिटिंग्स पाइप वगैरह सब पेंडिंग है, मान लिया जाएगा पूरा कंसेशन है। ध्यान देना अगर एसडीवी को कभी भी एफईओसी माना गया है, सर अगर एसडीवी को एफईओसी माना गया है ना, एसडीवी को एफईओसी माना गया है, फॉर एग्जाम्पल इसको देखना ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ एसडीवी मेरी कितनी है, एसडीवी 1 करोड़ रुपए की है, और मैंने सेल वैल्यू कितने की थी, सेल वैल्यू कितने की मान लो 80 लाख रुपए की है। सर कायदे से मेरी एसडीवी जो मेरी एसडीवी है वो मेरी नेट कंसिडरेशन होनी चाहिए। यहाँ इस केस में ना क्या होता है, जो कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन है सर, एलटीसीजी क्या होता है, एलटीसीजी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। इसमें एओ ने क्या बोला था, एओ ने क्या बोला था कि सेल्स कंसिडरेशन तुम्हारी यहाँ पे 80 लाख रुपए की है, 80 लाख रुपए की है। सर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आपने ज्यादा कैसे खरीद लिया, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आपने ज्यादा से कैसे खरीद लिया, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, नेट कंसिडरेशन कितनी है, नेट कंसिडरेशन यहाँ पे अपने केस में 80 थी,
मैंने नया एसेट कितने में खरीदा? सर मैंने नया एसेट ना 90 लाख रुपए में खरीदा है। या फिर यूं बोलूं, या फिर यूं बोलूं, या फिर यूं बोलूं, एक सेकंड रुकना, इसका एक एग्जांपल देखना, इसका एक एग्जांपल देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये गोली महादेवप्पा का केस था, इसको अपने को देख के चलना पड़ेगा। क्या कहता है अपना, इसमें मैं क्या बोल रहा था, एक बार मेरे साथ देखना, मेरे साथ देखना क्या हो रहा था इसमें। अपना अगर सेल वैल्यू, फॉर एग्जांपल सेल वैल्यू 80 लाख रुपए है, लेकिन एसडीवी 1 करोड़ रुपए है ना, एसडीवी 1 करोड़ रुपए, तो मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी बन जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ बन जाएगी ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मेरे को निकालनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 50 लाख रुपए, सर मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? सर 50 लाख रुपए हो गया। अब जब मैं एग्जाम्पशन क्लेम करने जा रहा हूँ सर, एलटीसीजी मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं एलटीसीजी मल्टीप्लाई करता हूँ सर, जितना भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है डिवाइडेड बाय सर कितना नेट कंसिडरेशन है। एक बार तो एलटीसीजी 50 लाख का है सर, नेट कंसिडरेशन मेरा 80 लाख रुपए था सर, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना होगा? फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 90 लाख रुपए का है, 90 लाख रुपए का। सर एओ बोलता है कि अगर आपने कंसिडरेशन, अगर आपने कंसिडरेशन ज्यादा पे कर दिया है, सर ये कहां से लाए? जब नेट कंसिडरेशन ज्यादा था आपका, नेट कंसिडरेशन आपका 80 लाख का ही था ना, तो आप 90 लाख कैसे खर्चा कर सकते हो? सर उसमें जजमेंट कहता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उस चीज को, क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कहां से लिया है। आपको ये आपको मिल जाएगा, नेट जितना भी आपको कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है ना, वो कहीं से भी दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ आपको सर नीचे 1000 एक आपको वो लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा, नेट नेट कंसिडरेशन 100 माननी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट भले आप ज्यादा से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट ना आपकी नेट कंसिडरेशन ज्यादा चली जा सकती है। आपकी नेट कंसिडरेशन तो 80 लाख थी ना, आपका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अगर 90 का जा रहा है, तो ये सरकार आपसे डाउट नहीं करेगी 10 लाख आप कहां से लाए हो। आपको अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आई गेस इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है। बाकी हमने ना, मैंने फुल वीडियो में डाल रखा है, ये भी वीडियो आपके लिए पड़ा हुआ है, उसको भी रेफर कर सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर कहता है जिस दिन आप एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हो उस दिन आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला। फिर सेक्शन 50G बात करता है, सर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन 50G और 50G है, दोनों बिल्कुल सेम बात करते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंसेस को ध्यान से सुनना। अगर आप लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ अर्बन एरिया, सर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, सर यहाँ पे भी लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ अर्बन एरिया से ट्रांसफर कर रहे हो, सर कोई भी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर कैसे कैसे एग्जाम्प्ट होगा? आप परचेज करो सर न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन रूरल एरिया शिफ्टिंग टू, मतलब आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट कर रहे हो, उस केस में आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो ना, जितना भी एग्जाम्पशन है आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जितना भी आपके लिए कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यहाँ कहता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदो ना, तो वो आप एसईजेड के लिए खरीदोगे, या फिर ओरिजिनल को आप यहाँ शिफ्ट कर लो, उस केस में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर ध्यान क्या क्या बोलता है यहाँ पे, यहाँ पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। यहाँ न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदनी, आप सेकंड हैंड भी खरीदोगे ना एसईजेड के लिए, तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर टाइम लिमिट कब तक का? सर या तो 1 साल के अंदर खरीद लो, या तो 3 साल के अंदर खरीद लो, या तो -1 में खरीद लो, या तो 3 साल के अंदर खरीद लो, सेम टू सेम यहाँ पे। फिर कहता है सर एग्जाम्पशन कितना होगा? सर जितना भी आपने कैपिटल इन कर रखा है, या फिर जितना भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खरीद रखा है, या फिर नया कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खरीद लिया ना, या फिर सीजीएस में डिपॉजिट किया, व्हिचएवर इज लोअर आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी कैपिटल गेन या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, व्हिचएवर इज लोअर आपको मिल जाएगा। सर कहता है अगर 3 साल के अंदर आपने वायलेट किया ना, तो जितना भी आपको कैपिटल गेन है उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देंगे, उतना आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी कर देंगे। फिर सर बात करता है एडवांस गिवन फॉर लैंड, ये क्या बोलता है? कहता है सर सीजीएस क्या होता है? सर सीजीएस क्या कहता है? सर सीजीएस कहता है इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड, अगर सेक्शन 54, 54, 54 ईसी, 54, 54 जीजीए में सर अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले ना अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए ना, तो आप हमको बताओगे कि आपने पैसों का किया क्या कैपिटल गेन का। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट स्कीम में आप पैसे डालोगे, और जब जब आपको पैसे चाहिए तब आपको ना एसेट खरीदना पड़ेगा। सर अगर आपने ना उससे एसेट नहीं खरीदा, या फिर आपने उसको मिस यूटिलाइज कर दिया ना, उस मिस यूटिलाइजेशन को ना हम आपको टैक्सेबल करा देंगे, जिस साल में आपका मिस यूटिलाइज हो रहा है या अनयूटिलाइज जा रहा है। ठीक है सर, जितना अगर आप प्रोपोर्शनल अमाउंट यूज करते हो ना सीजीएस से, सर प्रोपोर्शनल अमाउंट को टैक्सेबल करा दिया जाएगा। फिर हमने बात की थी सर अगर जो अमरावती के लोग हैं, अमरावती कौन? आंध्र प्रदेश वाला अमरावती, अमरावती के लोगों से ना जब आपसे लैंड ले ली गई फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट कैपिटल, उस केस में जितना भी लैंड एक्विजिशन कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था ना, वो सर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उस कंपल्सरी एक्विजिशन के बदले ना उनको सर्टिफिकेट दिए गए थे ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, सर्टिफिकेट दिए गए ना, वो सर्टिफिकेट को अगर वो ट्रांसफर कर देते हैं ना, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर कहता है अगर सर्टिफिकेट के बदले वापस जब उनको घर मिलेंगे ना, वो घर मिलने के बाद 2 साल के अंदर उस घर को अगर बेच देते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट माना जाएगा। 2 साल के बाद अगर उसको बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन ध्यान देना, जिस साल में आपको मिला है ना, उस साल के एंड के बाद वाले नेक्स्ट ईयर के एंड में जो भी फाइनेंशियल फेयर वैल्यू होगी ना, सर वो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एक बार आप इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 1037 क्या कहता है? सर कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है और कंपनसेशन आरबीआई पे कर रहा है, प्लस आपने 2 साल के लिए उसको यूज कर रखा है ना, सर उसको आप एग्जाम्प्ट मान लोगे। सर टैक्स रेट्स क्या बात करता है? सर जितना भी 112 है ना सर, ग्रेटर देन 1 लाख 10% टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी 111 है सर 15% टैक्सेबल हो जाएगा। जितने भी एसटीसीजी है ना सर, अदर एसटीसीजी, वो स्लैब रेट टैक्सेबल होगा। सर जितना भी 112 है ना 20% टैक्सेबल होगा। इससे गहराई को समझना है अपने को। ध्यान देना सर, 112 है क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट्स की बात करता है। सर जब भी आपको इक्विटी शेयर्स पे या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर
यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में ना कभी भी अगर आपने एसटीटी पे कर रखा है एक्विजिशन और ट्रांसफर पे या फिर सिर्फ ट्रांसफर पे, सर उस केस में 1 लाख के ऊपर जितना भी कैपिटल गेन है ना उस पर 10% टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। सर सी कैटेगरी टॉपिक है लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। सर अगर आपने एसटीटी नहीं पे किया ना, अगर आपने एसटीटी नहीं भी पे किया ना एक्विजिशन या सेल के टाइम पे, उस टाइम पे कैपिटल गेन में हमको एग्जाम्पशन दे देंगे। सर किन किन केसेस में एग्जाम्पशन दे देंगे? सर 2 केसेस में एग्जाम्पशन देंगे। सर कहते हैं अगर आपने 1/10/2004 से पहले अगर एसेट खरीद रखा है तो परचेज के टाइम पे आपने एसटीटी नहीं भरा होगा क्योंकि एसटीटी था ही नहीं, तो फिर हम आपको तब एग्जाम्पशन दे देंगे। फिर कहता है 1/4/2024 के 1/4/2004 के बाद आपने कोई एसेट शेयर खरीदे, ऐसे शेयर खरीदे जिनमें एसटीटी लगता ही नहीं है, उस केस में आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। लेकिन 3 केसेस में ध्यान देना, अगर आपने एसटीटी भरा भी है ना तो भी हम आपको 1/2 का बेनिफिट नहीं देने वाले। सर कौन कौन सा? सर अगर आपने कोई भी ना लिस्टेड शेयर्स खरीदे हैं जो कि सर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं होते, सर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, आपने ऐसे शेयर खरीद लिए, आपको 1/2 का बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन सर बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट फंड हो या फिर क्यूएफआई हो, फिर एनसीएलटी या फिर आरबीआई के कहने पे अगर आपको शेयर्स मिल रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सर कहते हैं अगर आपने कोई ऐसे शेयर्स खरीदे हैं ना जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से नहीं खरीदे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से नहीं खरीदे ना, उस केस में सर 1/2 का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, भले आपने एसटीटी पे किया हो। लेकिन इन सारे लोगों को ना बेनिफिट मिल जाएगा। सर अगर कोई अप्रूव्ड बाय सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी, सेबी के अप्रूवल से खरीद रहे हो आप, या फिर ईसॉप खरीद रहे हो, या फिर एनआर एज पर एफडीआई गाइडलाइंस खरीद रहे हो, या फिर सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग खरीद रहे हो, या फिर गवर्नमेंट से खरीद रहे हो, या फिर एक्विजिशन स्लम सेल में कर रहे हो, या फिर नॉन इन्वेस्टमेंट फंड या क्यूआई भी कोई खरीद रहे हैं ना, उस केस में अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से नहीं भी खरीद रहे तो भी उनको ना 1/2 का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर लास्ट में कहता है अगर सर कंपनी कोई डीलिस्ट हो गई, डीलिस्टिंग के बाद रीलिस्टिंग से बीच में अगर आप कभी उस पर खरीद रहे हो तो भी आपको 1/2 का उसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानोगे? सर बिजनेस ट्रस्ट के लिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए और लिस्टेड शेयर्स के लिए सर अगर 1/4/2012 1/2/2018 के पहले खरीदा है ना, सर जितना भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको आप कंपेयर करोगे एफएमवी 1/31/1/2018 की एफएमवी और सेल प्राइस विचएवर इज लोअर को आप कंपेयर करोगे, और जो भी लोअर आएगा ना उसको आप एक्चुअल से आप कंपेयर करोगे विचएवर इज हायर वाला जो भी फिगर है ना सर उसको मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लूंगा। इसके सर हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कर लिए थे। सर एफएमवी 31/1/2018 की कौन सी होगी? सर लिस्टेड शेयर्स की, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की? सर ध्यान देना हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस ऑन 31/1/2018, सर 31/1/2018 की जो भी हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस होगी ना, सर तुमको क्वेश्चन में दिया होगा एवरेज, तुमको दिया होगा क्वेश्चन में लोएस्ट प्राइस, तुमको हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस पे जाना है। सर अगर ट्रेडिंग नहीं हुई 31/1/2018 को, उससे पहले जिस भी दिन ट्रेडिंग हुई है ना उस दिन का हाईएस्ट प्राइस डालना कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन अगर उस तारीख को लिस्टेड नहीं था, 31/1/2018 को लिस्टेड नहीं, लेकिन सर बाद में लिस्ट हो गया, सर म्यूचुअल फंड के लिए क्या करोगे? जो भी 31/1/2018 की एनएवी है ना सर आप उसको उठा लोगे। सर शेयर्स म्यूचुअल फंड में क्या करोगे? सर बाद में लिस्ट हुआ है। शेयर्स या फिर बिजनेस ट्रस्ट में क्या करोगे? सर क्या करोगे जब आपने खरीदा था ना उस डेट की, आप उस डेट को उठाओ, उस डेट को आप डिवाइड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को उठाओ, डिवाइड करो उस साल का जो भी इंडेक्स नंबर था ना उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करो। सर 2017-18 की आप इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी वैल्यू आ जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप एफएमवी मान लोगे। क्या आपको बात समझ में? सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सर ऐसे म्यूचुअल फंड ना जो कि 65% ऑफ इट्स टोटल रिसीट्स ना लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी ऑफ ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। और सर या फिर अगर वो किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपना, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में ना 90% इन्वेस्ट करते हैं ना जो कि अपने 90% ऑफ द रिसीट्स सर इक्विटी, आप लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लस डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला सर? अगर मैं डायरेक्टली 65% इन्वेस्ट कर रहा हूं सर लिस्टेड सिक्योरिटीज में, लिस्टेड कंपनी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सर ये मेरे लिए बन जाएगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। लेकिन सर अगर मैं अपनी 90% रिसीट्स में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, सर उसकी यूनिट्स लिस्टेड है, प्लस वो इन्वेस्ट कर रहा है 90% ऑफ इट्स फंड इन इंडियन कंपनी, इंडियन डोमेस्टिक कंपनी, प्लस वो भी लिस्टेड है ना, इस केस में सर ये भी मेरे लिए बन जाएगा, ये भी मेरे लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन जाएगा। सर एसटीसीजी 1/2A की अगर 1/1A की बात करूं सर, जैसा हमने 1/2A पढ़ा ना सेम टू सेम 1/1A जाता है। सर इक्विटी शेयर्स के लिए सर अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट के लिए सर एसटीटी पे किया हुआ है तो उस केस में ना आपको टैक्स रेट्स का बेनिफिट मिल जाएगा। सर कितना? 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ध्यान देना सर अगर आपने ना आईएफएससी में कोई भी अगर शेयर्स सिक्योरिटीज परचेज सेल कर रखे ना उस केस में अगर आपने ना अगर एसटीटी नहीं पे किया ना तो भी आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। सर अदर एसटीसी सर नॉर्मल टैक्स से टैक्सेबल हो जाएगा। सर फिर कहता है कि जितना भी एलटीसीजी 1/2 है ना सर, एलटीसीजी 1/2 है सर, जो भी आपके 1/2A के अलावा जितने भी सिक्योरिटीज है ना, जितने भी एसेट्स है ना, सब 1/2 में कवर हो जाते हैं। सर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सर उस पर 20% से टैक्सेबिलिटी करानी पड़ेगी। सर 20% कैसे आएगा? आप क्या करोगे सर? आप क्या करोगे? नॉर्मल रेसिडेंट के लिए क्या करोगे ना सर 20% टैक्सेबल करवा लेना, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना। जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है ना, लिस्टेड सिक्योरिटीज जिसपे आपने एसटीटी नहीं पे किया, सर एसटीटी नहीं पे किया तो सर 1/2A से बाहर हो गया, सर यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी मिल जाएगी। सर किसमें एसटीटी नहीं पे करना पड़ता? सर डिबेंचर्स में नहीं पे करना पड़ता। उस केस में एसएससी के पास ऑप्शन है या तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन भर दो या 20% विद इंडेक्सेशन भर दो, जो भी तुमको बेनिफिट है ना वो भर दो। सर नॉन रेसिडेंट के लिए क्या कहता है ना सर, अगर कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स है ना प्राइवेट कंपनी के, उस पर 10% भर देना विदाउट इंडेक्सेशन, और अदर एलटीसीजी में सर 20% बेनिफिट लेना, कोई भी
लेकर यहाँ पे नहीं। सर सबके लिए क्या 1111A 112 और 112A के लिए सर एक बेनिफिट है, आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। सर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट आपको तभी मिलने वाला ना जब आप बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ना सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ को मिलने वाला है, वही पहले आप बाकी सारी इनकम में बेसिक एग्जामिशन लिमिट को एग्जॉस्ट करोगे, उसके बाद आप सर इन 3 सेक्शंस में लेके आओगे। सर किस किस रेशियो में लेके आएंगे, जो आपकी इच्छा उस रेशियो में लेके चले जाएंगे। सर एक एग्जांपल था, इसका एक एग्जांपल को आप देख लोगे, नहीं भी देखना तो भी आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड है, अगर स्टॉक हेल्ड है या तो स्टॉक इन ट्रेड है कि कैपिटल एसेट है, कैसे पता चले? सर मेरे पास शेयर्स रखे हुए हैं, सर वो कैपिटल एसेट है कि स्टॉक इन ट्रेड है, मुझे कैसे पता चले? एओ कैसे पता चले? कहता है कि सर अगर शेयर हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड में आप पीवीपी इनकम में टैक्सेबल कराओगे, और अगर सर कैपिटल एसेट है तो आप 112 है या फिर 11111 या फिर 112 में से टैक्सेबल कराओगे। सर कैसे पता चलेगा? सर इसके लिए सीबीडी ने कुछ गाइडलाइंस रखी है। कहता है सर अगर आप अपनी बुक्स में उसको कैपिटल एसेट ट्रीट करते हो ना सर, वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। बुक्स में पीवीपी ट्रीट करते हो ना, पीवीपी माना जाएगा। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग, सर आप 10-10 साल 15-15 साल होल्ड करते हो कैपिटल एसेट, सर एक एक 2 दिन में बेच देते हो, सर स्टॉक इन ट्रेड। सर क्वांटम ऑफ परचेज सेल, सर मैं रोज खरीद के बेचता हूँ, रोज खरीद के बेचता हूँ, सर उस केस में देखा जा सकता है वो कैपिटल गेन है कि पीजीबीपी है। फिर कहता है अगर सर अगर आपका इंटेंशन ही ना डिविडेंड कमाना है लॉन्ग टर्म मान लो, लेकिन अगर सर इंटेंशन आपको लग रहा है कि आज प्राइस मूवमेंट का फ्लक्चुएशन है, प्राइस मूवमेंट के फ्लक्चुएशन से पैसे कमाना आपका इंटेंशन है, उस केस में आप मान लोगे, उस केस में आप मान लोगे कि ये पूरा का पूरा अपना कैपिटल एसेट है, नहीं कैपिटल एसेट नहीं स्टॉक इन ट्रेड है। ओके सर। फिर कहता है एओ को कौन कौन चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी? सर एओ को पहली बात तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ऊपर वाले तो ध्यान देनी पड़ेंगे। उसके अलावा कहता है सर अगर एसएससी ने उसको स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट कर दिया ना, एओ कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि उसको कैपिटल एसेट क्यों ट्रीट करना है। फिर कहता है ना कि अगर एसएससी ने लिस्टेड शेयर्स को ना 12 महीने ज्यादा के लिए होल्ड कर रखा है और उसकी इनकम कैपिटल एसेट में कैपिटल गेन में ट्रीट कर रहा है ना, ये कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा जब तक सर एसएससी उसको खुद पीजीबीपी में कन्वर्ट ना कर दे। फिर ध्यान देना कभी भी अगर आप प्राइवेट कंपनी कोई भी शेयर्स बेच रहे हो, अनलिस्टेड कंपनी के ना अगर कभी भी शेयर्स बेच रहे हो ना, उसको हमेशा आप कैपिटल गेन मानोगे। तब तक कैपिटल गेन मानोगे जब तक सर जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट क्वेश्चनेबल, या फिर सर ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। सर अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना, उस केस में सर आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बदले पीजीबीपी ट्रीट कर सकते हो, अदरवाइज आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करने वाले। सर रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, कभी भी लग रहा है किसी भी कैपिटल एसेट की वैल्यू अगर एओ को लग रहा है गलत ट्रीट की गई है, सर वो चाहे ना वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर के पास कब जा सकता है? सर ध्यान देना पड़ेगा। सर इन केस एफएमवी इज एज पर रजिस्टर्ड वैल्यू, अगर एफएमवी रजिस्टर्ड वैल्यू के थ्रू आई है और एओ को लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा वेरिएंस है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चला जाएगा। सर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर अगर रजिस्टर्ड वैल्यू के बिना किसी एसेट की वैल्यू आपके ने क्लेम कर रखी है, उस केस में अगर एओ को लगता है ना सर 15% ज्यादा का डिफरेंस है या 25,000 का डिफरेंस है, विचएवर इज लोअर, उस केस में एओ चला जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। या फिर उसको लग रहा है कि सर जरूरी है जाना तो भी जा सकता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक चीज का ध्यान देना, सर अगर कभी भी आप लैंड और बिल्डिंग दोनों साथ में बेच रहे हो ना, और आपको ध्यान देना लैंड अगर बहुत पुरानी है लेकिन बिल्डिंग आपने 2 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्ट कराई है, तो आप बाइफरकेशन कैसे करोगे? सर बाइफरकेशन कैसे करोगे? बेस्ड ऑन द एफएमवी बाइफरकेशन करने वाले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। सर साइड पॉकेटिंग में हमने पढ़ लिया था कि सर अगर हमारा कोई भी एयूएम है, अगर 100 करोड़ का एयूएम है, उसमें से 1 करोड़ यूनिट्स अपने पास 100 रुपए की ईच की, सर उसमें से गुड इन्वेस्टमेंट सर 80 करोड़ की जिसकी एनएवी 80 रुपए और बैड इन्वेस्टमेंट सर 20 रुपए की है। सर तो जितना भी बैड इन्वेस्टमेंट है उसको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बोलेंगे, इसको साइड पॉकेटिंग बोलते हैं। सर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप डीमर्जर की तरह निकाल लोगे, इसका रिलेशन जब बिकेगा तब कैपिटल गेन लग जाएगा। इतना हमने पढ़ा था। हमने 2 चीजें छोड़ दी यहाँ पे, एक हमने पढ़ा एग्जाम ट्रांसफर, एग्जाम ट्रांसफर एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, एग्जाम ट्रांसफर में हमने क्या देखा। सर कभी भी ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एचएफ, सर एचएफ कभी भी अगर पार्टीशन हो रहा है ना, उस केस में पार्शियल पार्टीशन हो रहा है या पूरा पार्टीशन हो रहा है, जितना भी कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सर, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। सर उसके अलावा अगर कोई भी ना गिफ्ट में मिल रहा है या फिर विल में कोई एसेट मिल रहा है ना, कोई भी गिफ्ट कर रहे हो आप किसी को या विल में कोई एसेट मिल रहा है ना, उस पर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता, वो भी एग्जाम ट्रांसफर होता है। सर ईसॉप अगर कोई कंपनी दे रही है ना सर, वो एग्जाम ट्रांसफर नहीं होता। सर ईसॉप खून पसीने कमाई है, सर हमने 6th प्रोविजन में पढ़ा एज पर सेक्शन 48, सर हमने पढ़ा हुआ है। सर कोई भी कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी हो, सर 100% सब्सिडरी जो कि इंडियन कंपनी है ना, उसको कोई भी एसेट दे रही है या फिर सब्सिडरी कोई फॉरेन कंपनी कोई एसेट दे रही है ना, सर वो ट्रांसफर पूरा का पूरा एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा, ध्यान देना। लेकिन सर वो कोई सब्सिडरी पेरेंट का रिलेशन है ना, वो कम से कम 100% रिलेशन 8 साल तक के लिए रहना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। और कभी भी ना सब्सिडी उस कैपिटल एसेट को ना स्टॉक इन ट्रेड में ट्रीट नहीं करेगी, ना ही पेरेंट उसको ट्रीट करेगी सब्सिडी के द्वारा। अगर उसने ट्रीट किया ना सर, एग्जामिशन जो भी है ना वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और प्रीवियस ईयर जिस साल में ट्रांसफर हुआ था ना, उस साल में टैक्सेबल लगा दिया जाएगा। ठीक है सर, आपको इतने साल पहले ट्रांसफर लगा दिया जाएगा। सर अमल कमीशन एग्जाम ट्रांसफर होता है, सर अमल कमीशन एग्जाम ट्रांसफर होता है, ध्यान देना। कहता है शेयर्स ऑफ, अगर अगर अमल कमीशन में क्या होता है सर, अमल कमीशन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। सर अगर कभी भी अमल कमेटिंग, अगर कभी पुरानी अमल कमेटिंग कंपनी और अमल कमेटेड कंपनी के आपको शेयर्स मिल रहे हैं, तो सर आपकी पुरानी कंपनी के शेयर्स जा रहे हैं, रेलिंक्विश हो रहे हैं, तो कायदे से आपका उस केस में कैपिटल गेन लगना चाहिए। सर उसको एग्जाम कर दिया। फिर कहता है कि अगर आपके पुराने शेयर्स, अगर आपके शेयर सस्पेंड हो रहे हैं ना,
तो उस केस में जो भी आपके जो कंसिडरेशन आपको मिल रही है ना, उस केस में उसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया। फिर कहता है ना, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का अगर अमलगमेशन हो रहा है किसी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ साथ में, और फॉरेन कंपनी डिराइव करती है उसकी वैल्यू इंडियन एसेट से, उस एसेट्स जो इंडियन एसेट्स की जो भी वैल्यू है ना, उसको जो भी कैपिटल गेन लगना चाहिए ना, वो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ध्यान देना, लेकिन इन सभी केसेस में ना कम से कम 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग ना आपको होल्ड करके रखनी है अमलगमेटिंग कंपनी में। ओके सर। फिर कहता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन दी बैंकिंग कंपनी विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। सर अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अकॉर्डिंग किया हुआ है तो ये अमलगमेशन भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर कहता है सर डीमर्जर केस में, सर अगर कभी भी डीमर्जर के केस में जो भी एसेट का लेन देन होता है ना सर, वो एग्जाम करा दिया जाता है। ध्यान देना, एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द डीमर्स कंपनी कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्स फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी। ये आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। फिर कहता है रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय द इंडिविजुअल एसएससी। सर हमने इंडिविजुअल एसएससी के लिए पढ़ा था कि जब भी रिडेम्पशन होता है ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का, उस केस में ना ये पूरा पूरा एग्जाम ट्रांसफर बन जाता है। सर ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। सर मेरे पास घर पड़ा हुआ है, मेरे पास मेरे घर में कोई है नहीं मेरे रहने वाला, मैंने पूरा का पूरा एसेट रिवर्स मॉर्गेज में बैंक को दे दिया, और बैंक को कहा कि तुम हर महीने मेरे को 25-25 हजार रुपए देते चलो, जब मैं मरूंगा ना तुम एसेट रख लेना। जो भी मैं एसेट ट्रांसफर करता हूँ ना बैंक को, सर कायदे से बैंक मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगना चाहिए ना। सरकार ने कहा तुम कैपिटल गेन मत लगाओ, ये पूरा पूरा एग्जाम ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कहता है सर अगर कभी भी सेबी गाइडलाइंस के अंडर अगर आप स्टॉक लेंडिंग स्कीम में शेयर दे रहे हो ना सर, थोड़े टाइम के लिए देके वापस लेना बहुत मुश्किल ट्रांजेक्शन हो जाएगा ट्रैक करना, इसलिए सर हम इसमें ना कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। सर अगर आपके पास कोई भी ना आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, बुक है, फोटोग्राफ है, या फिर प्रिंट है, गवर्नमेंट ये सब अगर आप ना गवर्नमेंट को दे रहे हो, या फिर यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, नेशनल म्यूजियम को दे रहे हो, या आर्ट गैलरी को दे रहे हो, या आर्काइव्स को दे रहे हो ना, ये सब के सब आपके लिए एग्जाम ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर कहता है सर अगर कोई भी ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द एसपीवी इन एक्सचेंज ऑफ द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के बदले ना, अगर सर बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट ना एसपीवी में इन्वेस्ट करती है। एसपीवी में सर इन्वेस्ट कितना करती है सर, 50% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। सर बैलेंस तो किसी और के पास होगा ना। सर बैलेंस यूनिट्स मान लो 40% राहुल के पास रखा हुआ है। सर इस राहुल से ना बिजनेस ट्रस्ट बोलती है कि हे राहुल 40% शेयर्स ना तुम मेरे को दे दो, और उसके बदले ना मेरे यूनिट्स ले लो बिजनेस ट्रस्ट के। इस केस में जो भी ट्रांसफर हो रहा है ना, राहुल को बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिल रहा है, ये पूरा पूरा एग्जाम हो जाता है। सर ये फॉलोइंग कैपिटल एसेट का जो ट्रांसफर है ना, वो भी एग्जाम हो जाता है। सर कोई भी प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को देता है ना, उस केस में ये भी एग्जाम हो जाता है। कहता है सर अगर कोई भी इंडियन इंफ्रा फाइनेंस कंपनी सर इंस्टीट्यूशन किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से को दे रही है अपने एसेट जो कि सर एस्टैब्लिश्ड फॉर फाइनेंसिंग है, उस केस में भी ना अपना एग्जाम ट्रांसफर हो जाता है। सर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर कंपनी को दे रही है जो कि प्लान एज पर अप्रूव्ड, मतलब प्लान अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस केस में भी ना एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा। फिर कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इफ कंसिडरेशन इज अलॉटमेंट इन द शेयर्स ऑफ द सक्सेसिव कंपनी, ये भी अपना एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा। सर म्यूचुअल फंड रिलेटेड एग्जाम ट्रांसफर। ध्यान देना सर, अगर कोटक का ना कोई भी ना अपना इक्विटी ओरिएंटेड ग्रोथ फंड है, कोई कोटक का इक्विटी ओरिएंटेड सर क्या है सर, अगर हमारा कोई ग्रोथ फंड है और क्लासिक फंड है, दोनों में आपस में अमलगमेट हो जा रहे हैं, मेरे को नई यूनिट्स मिल रही है, तो जो भी नई यूनिट्स मिल रही है ना, वो मेरे लिए एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अगर कहता है अगर मेरा कोई इक्विटी ओरिएंटेड के अंदर ही ना डिविडेंड प्लान है, और डिविडेंड प्लान मेरा मर्ज हो जा रहा है ग्रोथ प्लान से, तो सर वो भी मेरे लिए एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान देना, इस पूरी स्कीम में ना इक्विटी ओरिएंटेड सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड से मर्ज हो, और डेट ओरिएंटेड सिर्फ डेट ओरिएंटेड से मर्ज हो। सर अगर डेट ओरिएंटेड इक्विटी ओरिएंटेड से हो रहा है तो अपने को एग्जामेशन नहीं मिलने वाला। ओके सर। कन्वर्जन ऑफ एंटिटी। सर अगर सोल प्रोप्राइटर, अगर पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप अगर किसी कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर सर एओपी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट हो रही है ना, सर एग्जामेशन मिल जाएगा। सर कब एग्जामेशन मिलेगा, जब सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज ना आप कंपनी को ट्रांसफर कर दो। ध्यान देना, कंसिडरेशन ना सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर और पार्टनर्स को ना सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के रूप में मिलनी चाहिए, कोई भी कैश और कोई भी किसी फॉर्म में नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान देना, जो भी शेयर होल्डिंग थी ना, कम से कम 5 साल तक ना आपको 50% तक शेयर होल्डिंग सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोल प्रोप्राइटर के लिए केस के ना वो एकमात्र शेयर होल्डर बने, लेकिन एओपी और कंपनी फर्म के केस में ना जितने भी आपकी शेयर कैपिटल थी ना बिफोर कन्वर्जन, वो सेम टू सेम शेयर कैपिटल के रेशियो में ना आपके आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल होनी चाहिए। कहता है ना सर, अगर जो भी कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है ना, वो एज पर सेबी गाइडलाइंस ही होना चाहिए। ध्यान देना, अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अगर प्राइवेट अगर एलएलपी में बनना चाहती है ना, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा तब जब सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज एलएलपी पे ट्रांसफर हो जाए। कहता है जितने भी शेयर होल्डर्स है ना अपने कंपनी के, वो सारे के सारे पार्टनर्स बनने चाहिए, और उसी रेशियो में पार्टनर्स बनने चाहिए जिस रेशियो में उनकी शेयर होल्डिंग थी। फिर कहता है जितनी भी कंसिडरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में मिलना चाहिए। कहता है जितना भी टोटल पीएसआर इन एलएलपी है ना, शुड बी एटलीस्ट 50% फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्वर्जन। जब कन्वर्जन में कम से कम 50% तक का सेम पीएसआर आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, 50% तो वही पार्टनर रहने वाले हैं। कहता है ना, कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं ना, उन रिजर्व्स को आप नहीं लेके जा सकते, उस जो भी कन्वर्शन के टाइम पे ना उन रिजर्व्स को आप नहीं लेके जा सकते कभी भी। अक्यूमुलेटेड बैलेंस में ना आप रिजर्व्स को नहीं लेके जा सकते डेट ऑफ कन्वर्जन वाले। सर कन्वर्जन कब कब कर सकते हो, सर जिस भी कंपनी की ना टोटल ग्रॉस एसेट 60 लाख से कम की किन्हीं भी 3 सालों में, और कहता है उसके टोटल एसेट्स ना किन्हीं 3 सालों में, पिछले 3 सालों में सर 5 करोड़ से कम के, उन्हीं को ही सिर्फ ये कंडीशन मिलेगी, उन्हीं को कन्वर्जन अलाउड है, अदरवाइज कोई भी कंपनी कन्वर्ट नहीं कर सकती। कहता है अगर कोई भी कंपनी ना या फिर कोई भी कंडीशन वायलेट होती है ना,
जितनी प्रोप्राइटर और फर्म को एग्जाम्पशन मिली थी ना, वो सारे के सारे सक्सेसर के हाथ में टैक्सेबल करा दिए जाएंगे। सर कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज में क्या पढ़ा मैंने, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज क्या सर, अगर बॉन्ड को, डिबेंचर स्टॉक को या फिर इन सब में शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो आप सेम कंपनी के, वो एग्जाम ट्रांसफर होगा। सर प्रेफरेंस शेयर को सर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सेम कंपनी में, वो भी एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा सर कहता है फिजिकल गोल्ड को ना सर डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, किसके पास है सर, वॉल्ट मैनेजर के पास से, और उसको आपको गोल्ड रिसीट्स मिले ना उसके बदले, वो भी सर एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा। सर नॉन रेसिडेंट केस में मैंने पढ़ा सर, अगर कभी बॉन्ड, जीडीआर जो भी सेक्शन 115 एसी में कवर है, सर 10% टैक्स रेट लगता है, एनआर टैक्सेशन में पढ़ेंगे। सर अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट किसी भी नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, सर ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है ना इंडियन कंपनी के, ये भी अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है ना, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा कहता है सर अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि पीरियोडिक इंटरेस्ट होल्ड करी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है ना थ्रू एन इंटरमीडिएट सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, इंडियन इंटरमीडिएट, उस केस में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लास में कहता है बॉन्ड, जीडीआर अंडर सेक्शन 115 आईडी, डेरिवेटिव्स हो, आरडीपीज हो, अदर सिक्योरिटीज लाइक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ एआईएफ, बुलियन सिक्योरिटीज, जितनी भी सिक्योरिटीज है ना अदर देन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, अगर कभी भी ना नॉन रेसिडेंट किसी को भी बेच रहा है ना इन आईएफएससी, अगर आईएफएससी में बेच रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ध्यान देना कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में ना, ये सारे के सारे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। यानी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी को छोड़कर जितने भी वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना ऑन आईएफएससी, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन आईएफएससी में अगर नॉन रेसिडेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ध्यान देना इन सारे के सारे एग्जाम ट्रांसफर केस में ना, अगर आपको कोई भी सेल कर रहे हो, फर्दर सेल कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर करोगे सर, पुराने वाले ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करोगे। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सर अपनी इंप्रूवमेंट तो कंसीडर करोगे, पुराने वाले ओनर की भी इंप्रूवमेंट कंसीडर करोगे। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कब की कंसीडर करोगे, सर अपनी पीरियड ऑफ होल्डिंग तो इंक्लूड करोगे, पुराने वाले की पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करोगे। सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कब अवेलेबल होगी, सर इंडेक्सेशन में आपको पुराने वाले ओनर करनी है, तो कई बार क्वेश्चंस में अलग मिलेगा, लेकिन आप हमेशा मंजुला जेशा बॉम्बे हाईकोर्ट का केस लॉ रेफर कर देना। आप नॉर्मल पुराने वाले का ओनर का इंडेक्स नंबर लेना, मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांसफर में, आपका आंसर हमेशा हमेशा मैच हो जाएगा। सर हमेशा आपको एफएमवी का बेनिफिट मिल जाएगा 1/4/2021 की। इसके साथ हमने सर चैप्टर खत्म कर लिया। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, उस पॉइंट को बस आप देख लो मेरे साथ। एक पॉइंट को मैंने यहाँ छोड़ दिया। सर कभी भी अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रखी है ना, प्रॉपर्टी सेल करते टाइम अगर आपने उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई लोन ले रखा था, उस लोन का सर आप डिडक्शन ले चुके हो, लोन में इंटरेस्ट का डिडक्शन ले चुके हो सर 24B में, या फिर सर 80EE में डिडक्शन ले चुके हो, या फिर प्रिंसिपल का डिडक्शन आप ले चुके हो किसमें सर 80C में डिडक्शन ले चुके हो। सर जो आपने वहां डिडक्शन लिया ना सर, उसको आप वापस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं कर सकते सर, ये आपके लिए अमेंडमेंट है, इसका आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो उसमें सारे कंसेप्ट कवर करवा लिए विद इन दिस टॉपिक। 1 घंटे 20 मिनट के अंदर हमने सारे के सारे कंसेप्ट खत्म कर लिए कैपिटल गेन के। आई होप आपको इतने में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है ना सर, मैंने पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर यूट्यूब पर डाल रखा है, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर ये नोट्स चाहिए ना, जितने लोग मेरे को ग्रुप में लिख के भेजेंगे ना, मैं उनको पर्सनली मैसेज करूंगा ये नोट्स, अदरवाइज मैं नोट्स नहीं देने वाला आपको। मैं पब्लिक कर देता हूँ, तुम कदर नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ जितने लोग मेरे से मांगोगे ना, मैं उतने नोट्स दे दूंगा आपको। इस चीज का ध्यान देके चलना, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर लग रहा है ना कि आखिरी दिन पे पढ़ के जा रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ ना बहुत अच्छा कवर किया है तुमने, तुम आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। अगर और जानना है ना, और रिवीजन वीडियो चाहिए ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किस चैप्टर का रिवीजन वीडियो इतना फास्ट ट्रैक फॉर्म में चाहिए, मैं तुमको पूरा कवर करवा के दूंगा। मैं कभी भी वीडियो को 1.25 1.5 पे नहीं करता। लोग क्या करते हैं सर, पूरा पूरा रिकॉर्ड करके उसको 1.5 1.75 पे कर देते हैं। मैं बोलूंगा इतना जल्दी ना कि तुमको जरूरत ही नहीं पड़े। एक बात बता रहा हूँ, आराम से तुम्हारा कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर तुमको टाइम मिल रहा है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय स्टडिंग, बहुत मजे करते रहो क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।